नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 191 कार्यवाहक राष्ट्रपति से मुलाकात। उच्च अधिकारी के शब्दों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के चेहरे पर गंभीरता ला दी। मनीष चौधरी ने इस बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उनका मानना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा एक नेक इंसान हैं। कमांडिंग जनरल देश के प्रति वफादार रहे हैं, उन पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बार आपको अपने शब्दों के साथ सावधान रहना चाहिए, उन्होंने सख्त आवाज़ में चेतावनी दी। उच्च अधिकारी तो उसकी बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन अन्य अधिकारियों के मुख से विभिन्न प्रकार के भाव प्रकट हुए। ज़ोंबी वायरस के उभरने के साथ ही समाज ध्वस्त हो गया और लोगों को जीवित रहने के लिए चरम चीज़ें करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ लोगों ने चोरी का सहारा लिया, जबकि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने लाभ और अस्तित्व के लिए दूसरों की हत्या कर दी। इस समय सरकार की शक्ति कम होती जा रही थी और हर कोई अब सुनने को तैयार नहीं था। अधिकारियों के दिल भी डगमगाने लगे और इस नई दुनिया का नेता बनने का विचार उनके लिए बहुत लुभावना था। सबके मन में तरह तरह के विचार कौंधे। उनके चेहरों को देखकर कार्यवाहक राष्ट्रपति को कुछ आशंका हुई। भीड़ को पूरी तरह से समाप्त करने में लगभग आधा दिन लग गया। अभी भी कुछ भटकते हुए लाशें थीं, लेकिन वे आश्रय के लिए कोई खतरा नहीं थीं। सेना वापस आश्रय गृह में लौट आए और कार्यवाहक राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत भी किया। इसके बाद वे कुणाल और चिराग को बातचीत के लिए अपने कार्यालय में ले आए। मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ, मनीष चौधरी ने दोनों कमांडरों को बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए जोर से हंसा। हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, चिराग ने अपना चश्मा ठीक करते हुए शांति से जवाब दिया। वैसे आप लोग कब तक यहाँ रहने की योजना बना रहे हैं? उच्च अधिकारी के साथ बातचीत के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति चिंतित थे कि सेना के आश्रय छोड़ने के बाद अराजकता फैल जाएगी। वह ये प्रयास करना चाहते थे कि क्या वह उन्हें आश्रय में रहने के लिए राजी कर सकते हैं। कुणाल ने कुछ नहीं कहा तो चिराग ने जवाब दिया, हमारा काम शेल्टर की सुरक्षा करना है। बॉस ने यह नहीं बताया कि हम कब लौटेंगे, लेकिन शेल्टर की दीवार बनने तक लौटना चाहिए। ये सुनकर मनीष चौधरी ने राहत की सांस ली। दीवार के निर्माण में कुछ महीनों से लेकर आधे साल तक का समय लग सकता था। ये समय उसके लिए और अधिक सैनिकों की भर्ती करने और अपने अधिकार को मजबूत करने के लिए पर्याप्त था। एकमात्र मुद्दा हथियारों और उपकरणों की कमी थी। ये सोचते हुए उसने दोनों सैन्य कमांडरों को घूरते हुए अपनी बात स्पष्ट की। आपके बॉस का आश्रय की मदद करने का क्या मकसद है? पिछली लड़ाई में आपके बहुत सारे गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ होगा और समाज के पतन के साथ हथियारों और सैन्य उपकरणों का उत्पादन मुश्किल होगा। वह हमारी मदद करने के लिए अपने संसाधनों को बर्बाद करने के लिए तैयार क्यों है? उसने शांत भाव से पूछा। ये सुनकर कुणाल की भौहें तन गईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन चिराग ने उसे बोलने से रोक दिया। यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे बेस पर आ जाइए, चिराग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। यद्यपि वह मनीष चौधरी का सम्मान करता था, लेकिन वह पहले से ही आदित्य के प्रति वफादार था। उनके आश्चर्य के लिए मनीष चौधरी ने तुरंत सहमति दे दी। तो चलो अब चलते हैं। हमें बॉस को सूचित करने के लिए कुछ समय दीजिए, हम हमें लाने के लिए हेलीकॉप्टर भी मंगवा लेंगे, चिराग ने कुणाल के साथ राष्ट्रपति कार्यालय से निकलने से पहले कहा। उन्हें जाते देख मनीष चौधरी अपनी कुर्सी पर झुक गए और गहरी सांस लेते हुए बोले, इस देश का क्या होगा? उच्च अधिकारी अपनी सत्ता की लालसा दिखाने लगे हैं और अब एक ऐसा संगठन है जो सरकार से भी ज्यादा मजबूत है। ये सोचते सोचते उनका सिर दुखने लगा। 2 घंटे बाद एक ब्लैक ड्रैगन हमला हेलीकॉप्टर कार्यवाहक राष्ट्रपति को लेने के लिए आश्रय स्थल पर पहुंचा। जब वे अंतिम शहर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। मनीष चौधरी एक द्वीप पर इतना विकसित शहर देखकर दंग रह गए। तो यह आखिरी शहर है, उन्होंने बुदबुदाया। लैंडिंग के बाद मनीष चौधरी हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गए। अंतिम शहर में आपका स्वागत है श्रीमान राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने मुस्कराते हुए उनका स्वागत किया। जनरल के पीछे 2 और सैन्य अधिकारी भी थे और उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको दोबारा देखकर खुशी हुई जनरल, मनीष चौधरी ने कमांडिंग जनरल से हाथ मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। वैसे आश्रय गृह की मदद के लिए सेना भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी समय पर प्रतिक्रिया के कारण लाखों नागरिक सुरक्षित हैं, मनीष चौधरी ने ईमानदारी से कहा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा उनके शब्दों पर मुस्कुराए। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सेना का काम है। श्रीमान राष्ट्रपति, श्रीमान सक्सेना अपने कार्यालय में आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको वहां ले चलता हूं।
कार्यवाहक राष्ट्रपति गंभीर हो गए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। ठीक है, आखिरकार वह उस रहस्यमय बॉस से मिलने जा रहे थे जिसने कमांडिंग जनरल को वश में कर लिया था। वे लिमोजिन से आदित्य के कार्यालय की ओर बढ़े, जो महारलिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उनकी पहचान के अनुरूप वाहन था। 15 मिनट के बाद वे एक गेट से घिरे भवन के सामने पहुंचे, जिसके चारों ओर दर्जनों सशस्त्र गार्ड गश्त कर रहे थे। इस स्थान की सुरक्षा ने कार्यवाहक अध्यक्ष को चौंका दिया, यहाँ तक कि आश्रय में उनका वर्तमान निवास भी इस स्थान जितना सुरक्षित नहीं था। हम यहाँ हैं, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा कार्यवाहक राष्ट्रपति को हवेली के अंदर ले आए। जब वे उनके पास से गुजरे तो सशस्त्र गार्डों ने कमांडिंग जनरल को सलामी दी। दस्तक दस्तक दस्तक। दरवाज़ा खटखटाने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने उसे धक्का देकर खोला। फिर उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं आपके पीछे अंदर नहीं आऊंगा राष्ट्रपति महोदय। धन्यवाद। मनीष चौधरी ने कमांडिंग जनरल की ओर सिर हिलाया। फिर कमरे में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक गहरी सांस ली। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि एक आदमी मेज के पीछे शांति से बैठा है। वह अपने चेहरे की विशेषताओं के आधार पर युवा लग रहा था, लेकिन मनीष चौधरी उस आदमी की उम्र का सही अनुमान नहीं लगा सके। आदित्य ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। शुभ संध्या श्रीमान राष्ट्रपति। वह मनीष चौधरी की ओर चलते हुए खड़ा हुआ। फिर उसने उस आदमी से हाथ मिलाने की पहल की। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये खुशी मेरी है मिस्टर सक्सेना। अध्याय 192 कार्यवाहक राष्ट्रपति को प्रस्ताव। कृपया पहले बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपनी मेज के सामने वाली सीट की ओर इशारा किया। धन्यवाद मिस्टर सक्सेना। मनीष चौधरी बैठ गए और अपने सामने खड़े आदमी को देखने लगे। श्रीमान राष्ट्रपति, आश्रय गृह की दीवार का निर्माण कैसा चल रहा है? आदित्य अब पहले जैसा अशिक्षित व्यक्ति नहीं रहा। पिछले कुछ महीनों के अनुभवों ने उसे एक योग्य नेता के रूप में ढाल दिया है। हालांकि उसे अभी भी कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन अब वह महत्वपूर्ण लोगों से बात करते समय डरता नहीं है। मनीष चौधरी ने जब ये बात कही तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, चूंकि आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं इसे आपसे छिपा नहीं सकता श्रीमान सक्सेना। लाशों की मौजूदगी के कारण दीवारों का निर्माण धीमा हो गया है। लोग अपने घरों से निकलने में बहुत डर रहे हैं और केवल कुछ बहादुर नागरिक ही निर्माण कार्य में मदद करने के लिए आगे आए हैं। यह अच्छी बात है कि आश्रय स्थल के पास जमा भीड़ को सर चिराग और सर कुणाल के नेतृत्व वाली सेना ने साफ कर दिया। आदित्य ने सिर हिलाया। ये बात उसके अधीनस्थों ने पहले ही उसे बता दी थी। तो क्या आपके पास आश्रय के लिए कोई योजना है? आप जिन लोगों को आश्रय देंगे उनकी आवश्यकताओं को आप कैसे पूरा करेंगे? लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को भविष्य में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर मनीष चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह भी मेरी चिंताओं में से एक है। हालांकि इस समय सबसे ज्यादा चिंता का विषय उन उच्च अधिकारियों का लालच है। मैंने देखा है कि वे लोगों को अपने पक्ष में इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ तक कि आम नागरिकों को भोजन के बदले में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये वास्तव में समस्याजनक है। यदि उन्हें अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति दी गई तो आश्रय स्थल जल्द ही अराजकता में बदल जाएगा। श्रीमान राष्ट्रपति, इस बारे में क्या ख्याल है? आदित्य की आंखें कार्यकारी राष्ट्रपति की ओर देखते हुए गंभीर हो गईं। मैं आश्रय स्थल को सैन्य सहायता प्रदान करूंगा। बदले में मैं चाहता हूं कि आप लास्ट सिटी में प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक समूह भेजें। उन्होंने आगे कहा, हालांकि लास्ट सिटी ज़ोंबी सर्वनाश के लिए तैयार थी, फिर भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। उदाहरण के लिए, आदित्य को कैटांडुआनिस में एक आवासीय जिले को डिजाइन करने में मदद करने के लिए इंजीनियरों और वास्तुकारों की आवश्यकता थी। उनके क्षेत्र में डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सकों की भी कमी थी। मनीष चौधरी उनकी बात सुनकर चुप हो गए। आश्रय गृह को भी उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की आवश्यकता थी, लेकिन इस समय उन्हें जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता थी वह थी सेना से सुरक्षा। उनके बिना उच्च अधिकारी कार्रवाई कर सकते थे और संभवतः सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। आदित्य ने कार्यवाहक अध्यक्ष पर कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और बस धैर्यपूर्वक उनका इंतजार करते रहे। बहुत सोच विचार के बाद मनीष चौधरी ने अपना सिर उठाया और कहा, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। हालांकि आपको मुझसे वादा करना होगा कि यदि आश्रय स्थल खतरे में पड़ा तो आप चुपचाप नहीं बैठेंगे। यह उससे आश्रय को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए कहने से अलग नहीं था, लेकिन आश्रय आदित्य की भविष्य की योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ श्रीमान राष्ट्रपति। उसकी बातें सुनकर मनीष चौधरी के चेहरे पर खुशी छा गई। बहुत बढ़िया।
मैं अपने लोगों से दस्तावेज तैयार करवाऊंगा। विवरण अंतिम रूप देने के बाद हम इसे आपको भेज देंगे। ठीक है। आदित्य ने अपनी घड़ी पर समय देखा और कहा, अध्यक्ष महोदय, देर हो रही है। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। कल मैं आपको शहर का दौरा कराऊंगा। फिर वह धीरे से अपनी सीट से खड़ा हो गया। मनीष चौधरी खड़े हुए और अपना हाथ बढ़ाया। आदित्य ने उससे हाथ मिलाया और कहा, मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। वह उसे हवेली से बाहर ले आया। मनीष चौधरी ने देखा कि कमांडिंग जनरल हवेली के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। जनरल, कृपया राष्ट्रपति को उस आवास पर भेजें जो मैंने उनके लिए तैयार किया है। आदित्य ने कमांडिंग जनरल से कहा। हाँ मिस्टर सक्सेना। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने राष्ट्रपति की ओर देखा और कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, चलिए। मनीष चौधरी ने अपना सिर हिलाया। कमांडिंग जनरल के साथ जाने से पहले उन्होंने आदित्य को अलविदा कहा। कार के अंदर उसने देखा कि पिछले शहर के निवासी बेफिक्र होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। शेल्टर की सुनसान सड़कों की तुलना में ये जगह स्वर्ग जैसी थी। इससे उसे आदित्य की और भी अधिक प्रशंसा होने लगी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसके लिए काम करने को तैयार हो। उसने आगे की सीट पर बैठे कमांडिंग जनरल की ओर देखते हुए बुदबुदाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा को ऐसा लगा जैसे उन्होंने उनकी बातें समझ ली हों, लेकिन वे बस हंस पड़े। 10 मिनट की सवारी के बाद वे एक 2 मंजिला हवेली के सामने पहुंचे। यह इस सर्वनाशकारी दुनिया में एक लग्जरी था। श्रीमान राष्ट्रपति, ये निवास अब से आपका है। आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। यदि आप लोगों को शहर में लाना चाहते हैं तो मुझे सूचित करें ताकि आपको स्वयं पंजीकरण कराने के झंझट से बचना पड़े। कार्यवाहक राष्ट्रपति को अपने निवास पर लाते हुए कमांडिंग जनरल ने कहा। ठीक है, मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। मनीष चौधरी मुस्कुराए। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कार्यवाहक राष्ट्रपति को सौंप दिया। यह आपके आवास की चाबी है। यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो इस उपकरण का उपयोग करें। उन्होंने उसे एक चाबी और एक संचार उपकरण सौंप दिया। इंटरनेट अभी भी काम कर रहा था और कुछ नेटवर्क में सिग्नल भी था, लेकिन वे जल्द ही चले जाने वाले थे। मनीष चौधरी ने सामान स्वीकार कर लिया। कृपया श्री सक्सेना को मेरा धन्यवाद बता दीजिए। कमांडिंग जनरल ने अपना सिर हिलाया। मैं अब विदा लेता हूँ श्रीमान राष्ट्रपति। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस डिवाइस के जरिए मुझे कॉल करें। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी। कार को जाते हुए देखकर मनीष चौधरी ने अपनी नज़र चाबी और संचार उपकरण पर घुमाई। फिर वह चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हवेली के अंदर चला गया। इस बीच आदित्य को कमांडिंग जनरल की रिपोर्ट मिली कि कार्यवाहक राष्ट्रपति को पहले ही उनके निवास पर भेज दिया गया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के वादे के साथ क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी जल्द ही हल हो जाएगी। अब हमें अपने शोध के लिए और अधिक लाशों को इकट्ठा करने की जरूरत है। उसने अपने कमरे की ओर चलते हुए कहा। उसे कल भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का मनोरंजन करना था, इसलिए थोड़ा आराम करना आवश्यक था। अध्याय 193 बनकर के पास ज़ॉम्बी को साफ करना। अगले दिन आदित्य ने कार्यवाहक राष्ट्रपति को अंतिम शहर का संक्षिप्त दौरा कराया। बेशक वह राष्ट्रपति को प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्रों और गुप्त प्रयोगशाला में नहीं ले गया। आदित्य उन्हें केवल आवासीय जिले और वाणिज्यिक जिले जैसे सार्वजनिक स्थानों पर ले गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति पूरे दौरे के दौरान भावुक रहे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे शांतिपूर्ण दिनों में वापस आ गए हों। लगभग आधे दिन के बाद आदित्य ने राष्ट्रपति को विदा किया और उन्हें हेलीकॉप्टर से शहर से जाते हुए देखा। अगले दिन आदित्य ने कैटेंडोइंस में एक क्षेत्र को खाली करने के लिए 200 सैनिकों की एक सेना का नेतृत्व किया। वह इस बार अभियान में शामिल हुआ क्योंकि वह विकास तरल लेने के बाद अपने शरीर में परिवर्तनों का परीक्षण करना चाहता था। वह सिर्फ अपनी हवेली के अंदर रहने से भी बीमार महसूस करता था। वह पहले से ही एक निर्माण कार्यकर्ता के रूप में अपने अतीत के कारण शारीरिक गतिविधियों के लिए अभ्यस्त था, इसलिए शारीरिक कार्य की कमी ने उसे कमजोर और थका हुआ महसूस कराया। कैटेंडुएंस लुज़ोन के पूर्वी छोर पर एक बड़ा द्वीप था। इसमें विशाल जंगल और कृषि भूमि थी। ये स्थान कोयला, तांबा और लोहे जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध था। हालांकि आदित्य इन खनिज संसाधनों की तलाश में यहाँ नहीं आया था। उसका लक्ष्य बनकर के पास एक आवासीय जिला बनाने के लिए एक क्षेत्र को साफ करना था, जिसे उसने वापस लेने का दावा किया था। आसमान से नीचे देखने पर आदित्य ने उनके नीचे सैकड़ों लाशें देखीं। वे केवल सामान्य लाशें थीं, इसलिए वे सैनिकों के लिए कोई खतरा नहीं थीं। शौर्य ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जमीन पर उतरने से पहले ही लाशों को खत्म कर दें। ब्लैक ड्रैगन हमलावर हेलीकॉप्टरों ने तेजी से लाशों को नीचे गिरा दिया, जिससे जमीन लाशों से भर गई। हेलीकॉप्टर से उतरते समय आदित्य तीव्र गंध से भौचक्का रह गया।
हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही लाश की उबकाई लाने वाली गंध ने उसकी नाक पर हमला कर दिया। आदित्य लाशों के पास से गुजरा और भूमि के लेआउट का निरीक्षण किया। फिर उसने एक आवासीय जिले का खाका निकाला। उसने डी गुज़मैन परिवार और मोंटेफाल्को परिवार से इसे बनाने के लिए कहा। ब्लूप्रिंट को देखते हुए उसने संतोष में अपना सिर हिलाया। ठीक है, इस जगह को साफ कर दो, उसने शौर्य से कहा जो उसके पास खड़ा था। हाँ बॉस, शौर्य ने सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें कई समूहों में विभाजित किया। फिर उसने उन्हें लाशों को साफ करने के लिए विभिन्न दिशाओं में भेजा। आदित्य भी निष्क्रिय नहीं रहा। उसके हाथ में नीली बेंत एक खूबसूरत युद्ध ब्लेड में बदल गई। फिर उसने अपने ब्लेड का परीक्षण करने के लिए सक्रिय रूप से लक्ष्यों की खोज की। उसके पीछे 4 शक्तिशाली सैनिक थे। वे उसके निजी रक्षक थे। शौर्य ने विशेष रूप से बेस के सभी कुलीनों में से उन्हें चुना था। शारीरिक शक्ति और कौशल के मामले में ये चारों काल, कुणाल और अन्य कमांडरों की तुलना में थोड़े ही कम थे। 4 निजी रक्षकों ने भी अपनी तलवारें निकाल ली और बिना कुछ कहे आदित्य का पीछा किया। वे पहले से ही अपने मालिक की क्षमताओं से अवगत थे, इसलिए वे उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थे। उन्होंने अपने मालिक को करण और शौर्य से लड़ते हुए देखा था। हालांकि वे पीछे हट रहे थे, फिर भी आदित्य को इतनी क्रूरता और कौशल के साथ लड़ते देखना चौंकाने वाला था। जल्द ही उन्हें ज़ॉम्बी का एक समूह मिल गया। आदित्य ने अनुमान लगाया कि उनमें से 60 थे। उसने चिल्लाते हुए अपनी गति बढ़ाई। मैं इन लोगों का ख्याल रखूंगा, बस ध्यान रहे कि कहीं उनके बीच कोई स्पिटर टाइप ज़ॉम्बी छिपा तो नहीं है। हाँ बॉस, आदित्य ने अपनी तलवार ऐसे लहराई जैसे उसका वजन कुछ भी ना हो। जो भी लाशें उसकी ओर दौड़ीं, उनके सिर धड़ से अलग हो गए। वे सभी एक ही वार में मर गए। स्वूश स्वूश स्वूश, पुची पुची पुची। 4 निजी रक्षक उसकी तलवार कौशल का प्रदर्शन देखकर दंग रह गए। वह लाशों को ऐसे मार रहा था जैसे वह सब्जियां काट रहा हो। वे उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए। अपने सदमे से उबरने के बाद उन्होंने गंभीरतापूर्वक उस क्षेत्र का निरीक्षण किया, ये देखने के लिए कि क्या वहां कोई थूकने वाला ज़ॉम्बी है। आदित्य को लाशों को खत्म करने में बस कुछ ही मिनट लगे। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। यह एक अच्छा वार्म अप था। उसने बुदबुदाया, बॉस आप कमाल के हैं। केतन ने प्रशंसा में चिल्लाया। वह दिवंगत राष्ट्रपति माराकास का पूर्व अंगरक्षक था। उसने आदित्य के लिए काम करने वाले कमांडरों से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसने खुद को बाकी लोगों से बेहतर साबित किया। उसने शरीर को बढ़ाने वाले सीरम को प्राप्त करने का अधिकार भी अर्जित किया, जिससे उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई। आदित्य अपनी प्रशंसा सुनकर मुस्कुराया। चलो चलें, इलाके में अभी भी और लाशें हैं। हमें शाम से पहले उनसे छुटकारा पाना होगा। इस बार उनके नेतृत्व में 200 सैनिक केवल अग्रिम पंक्ति के बल थे। बनकर के आसपास के 2 मील के दायरे को खाली कराने में उनकी मदद के लिए 1000 सैनिक जल्द ही पहुंचेंगे। वे जहाज पर सवार थे, इसलिए वे शाम तक पहुंच जाएंगे। असली सफाई अगले दिन शुरू होगी, जब सभी पूरी तरह से आराम कर लेंगे। 1 घंटे बाद सभी लाशें मर चुकी थीं। आदित्य ने सैनिकों को आदेश दिया कि लाशों को एक जगह रख दिया जाए। फिर उसने सैनिकों से कहा कि लाशों को जला दिया जाए। जलती हुई लाशों को देखकर आदित्य की आंखें चमक उठीं। फिर उसने शौर्य की ओर देखा और कहा, शौर्य, बनकर के अंदर मेरे पीछे आने के लिए 10 सैनिक चुन लो। हाँ बॉस, शौर्य ने सिर हिलाया। शौर्य उसके 4 निजी रक्षकों और 10 चुने हुए सैनिकों के साथ आदित्य उन्हें बनकर के अंदर ले गया। अंदर जाने से पहले उसने सैनिकों से उनका इंतजार करने को कहा। आदित्य को पिछली बार बनकर की जांच करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उसे डर था कि वह खो जाएगा। उन्होंने सबसे पहले बनकर के लेआउट की एक तस्वीर ली, जिसे प्रवेश द्वार के पास दीवार पर चिपका दिया गया था। उनके 4 निजी सुरक्षाकर्मियों में से एक व्यक्ति ऐसा था जो निर्देशों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उन्होंने उसे समूह का नेतृत्व करने के लिए कहा। बनकर के अंदर गहराई में प्रवेश करने के बाद आदित्य को अंततः एहसास हुआ कि यह कितना बड़ा था। वहां 20 लिविंग जोन थे, जहां लोगों के आवास स्थित थे। प्रत्येक लिविंग जोन में 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। बनकर के हर हिस्से का निरीक्षण करने में उन्हें 2 घंटे से अधिक समय लगा। हम इस स्थान का उपयोग अस्थायी निवास के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिनों तक कैटिंडवानेस में रहना होगा, आदित्य ने कहा जब समूह सतह पर लौटा। अध्याय 194 विकसित बिल्ली। जब रात हुई तो 1000 से अधिक सैनिकों का बैकअप आ गया। इनमें से अधिकांश सैनिक फतेह राठी के अधीनस्थ थे। उन्हें महारलिका की सेना के सैनिकों के बजाय लाने का कारण ये था कि वे अधिक कुशल और अनुकूलनशील थे। सेना को कल बहुत सारे काम करने थे, इसलिए आदित्य ने उन्हें बनकर के अंदर जाने और थोड़ा आराम करने के लिए कहा।
अगले दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठकर उस क्षेत्र को साफ करने में जुट गए। कैटेंडुएंस एक बहुत अच्छी तरह से विकसित द्वीप नहीं था और इसकी आबादी केवल लगभग 310,000 थी। उनके ड्रोन द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार द्वीप की 80% आबादी पहले से ही वायरस से संक्रमित थी। द्वीप पर अब कोई सिग्नल नहीं था और यहाँ तक कि बिजली भी कट गई थी। इस वजह से बचे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बीच आदित्य अपने 4 निजी गार्डों सहित 20 सैनिकों की एक छोटी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। टीम लाशों को साफ कर रही थी जब आदित्य ने अचानक जंगल के भीतर एक अजीब दिखने वाले प्राणी को देखा। ये 3 मीटर लंबा और लगभग 1.4 मीटर ऊंचा था। इसका शरीर मोटे काले फर से ढका हुआ था और इसका सिर शेर और बिल्ली के मिश्रण जैसा लग रहा था। आदित्य ने शेर जैसे इस जानवर को देखकर भौहें सिकुड़ी। क्या ये शेर है? नहीं, उस प्राणी में कुछ अलग बात है। यारों, उस जानवर को जीवित पकड़ो, आदित्य ने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा। उस जानवर ने उसकी दिलचस्पी जगा दी। वह उसे अंतिम शहर में वापस लाना चाहता था और विशेषज्ञों से यह निर्धारित करवाना चाहता था कि वह किस प्रकार का जानवर था। हाँ मालिक, सैनिकों ने उत्तर दिया, जैसे कि उसने आदित्य की उसे पकड़ने की इच्छा को भांप लिया हो। सिंह जैसा प्राणी उन्हें अपने तीखे पंजे दिखाते हुए धमकी भरे अंदाज में गुर्राया। सैनिकों ने अपनी ट्रैंक्विलाइजर बंदूक निकाली और जानवर पर निशाना साधा। इस हथियार का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ किया जाना था, लेकिन यह इस स्थिति के लिए काम आया। ग्रर, जब जानवर ने देखा कि सैनिक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं तो वह गुर्राया। अभी, आदित्य चिल्लाया। सैनिकों ने ट्रिगर दबाया और जानवर को ट्रैंक्विलाइजर से गोली मार दी। 10 से अधिक बार गोली लगने के बाद जानवर रोया, लेकिन फिर भी वह भागने में सफल रहा। कितना शक्तिशाली जानवर है! आदित्य की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जल्दी करो, इसके पदचिह्नों का पीछा करो, इसे भागने मत दो, उसने अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा। सैनिक तुरंत जानवर के पीछे गए। टीम को 10 मिनट से अधिक समय तक उसका पीछा करना पड़ा, तब जाकर उसकी गति धीमी हुई। ट्रैंक्विलाइजर ने धीरे धीरे जानवर को कमजोर कर दिया और वह जल्द ही जमीन पर गिर गया। बेहोश होने से पहले वह अभी भी उन पर गुर्रा रहा था। ग्रर, यह आदमी बहुत मजबूत है, आदित्य ने बेहोश प्राणी को देखते हुए कहा। करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह बिल्ली का बड़ा रूप था। मालिक, क्या ये बिल्ली है? यह इतनी बड़ी कैसे हो गई? एक सैनिक ने असमंजस में पूछा। ज़ॉम्बी वायरस फैले हुए कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन अजीब चीजें पहले से ही दिखाई देने लगी थीं। इसे बांधकर वापस बेस पर ले आओ। मुख्यालय को सूचित करो कि इसके लिए एक विशेष पिंजरा तैयार किया जाए और इसे मारने से मना किया जाए, आदित्य ने कहा। उसने सोचा था कि केवल मनुष्य ही वायरस से प्रभावित होंगे, लेकिन पता चला कि इसका जानवरों पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। इससे वह चिंतित हो गया। यदि एक सामान्य बिल्ली इतनी बड़ी हो सकती है, तो उन बड़े शिकारियों का क्या होगा? बस इस विचार से ही उसे चिंता होने लगी। सैनिकों ने जानवर के अंगों को बांध दिया और उसके मुंह पर टेप लगा दिया ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद वे उसे वापस बेस पर भेजने के लिए ले गए। इस मुठभेड़ के बाद ज़ॉम्बी सफाई फिर से शुरू हुई। 1000 से अधिक सैनिकों के साथ क्षेत्र में लाशों को जल्द ही खत्म कर दिया गया। कोई भी ज़ॉम्बी अद्वितीय नहीं था, इसलिए उनकी तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ। कैटेंडुआनेस में लाश केवल सामान्य लाश थे। आदित्य को अभी भी पता नहीं था कि एक सामान्य ज़ॉम्बी एक अनोखी ज़ॉम्बी में कैसे बदल जाएगा। हालांकि उनके पास पहले से ही एक टैंक प्रकार की ज़ॉम्बी का नमूना था और उन्होंने चिराग और कुणाल से स्पिटर प्रकार की ज़ॉम्बी और शिकारी प्रकार की ज़ॉम्बी के कुछ नमूने लाने के लिए भी कहा। जल्द ही प्रयोगशाला उन्हें कुछ परिणाम भेजने में सक्षम होनी चाहिए। वैदेही ने अनुमान लगाया कि एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्व खाने के बाद ज़ॉम्बी विकसित हो जाएंगे, लेकिन यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। अभियान के पहले दिन सेना बनकर के 1 मील के दायरे को साफ करने में कामयाब रही। यह आदित्य की अपेक्षा से कहीं अधिक तेज था। उसने सोचा था कि टीम अधिक समय खर्च करेगी, लेकिन उसने अपने हथियारों की शक्ति को कम करके आंका था। यदि यह गति जारी रही तो वे 3 से 5 दिनों के भीतर अपना लक्ष्य पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरे दिन सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ा। सेना ने स्टील के तारों और स्टील बीम का उपयोग करके बनकर के 2 मील के दायरे में बैरिकेडिंग की। ये बैरिकेड सामान्य ज़ॉम्बी को प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्याप्त था। उसी दिन दोपहर को मुख्यालय से शोधकर्ताओं ने आदित्य को बुलाया। नमस्ते, मैं हूँ, आदित्य ने कहा। बॉस, हमने कल आपके द्वारा भेजे गए प्राणी को देखा है और पाया है कि यह वास्तव में एक नॉर्वेजियन वन बिल्ली है। इस पर कुछ परीक्षणों के बाद हमने इसके रक्त में ज़ॉम्बी वायरस की उपस्थिति की खोज की। हालांकि ज़ॉम्बी वायरस बिल्ली के दिमाग पर नियंत्रण करने में कामयाब नहीं हुआ।
इसके बजाय कुछ भाग्य से बिल्ली विकसित होने में कामयाब रही और एक पूरी तरह से नई प्रजाति बन गई। बॉस, अगर आपको ऐसे और जानवर मिलते हैं तो कृपया उन्हें प्रयोगशाला में वापस ले आएं। अगर हमारे पास और नमूने हैं तो हम ज़ोंबी वायरस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा सामना किसी से हुआ तो हम उसे पकड़ लेंगे। वैसे अगर किसी को इन विकसित जीवों ने काट लिया तो क्या होगा? आदित्य ने पूछा। दूसरी तरफ से कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली गई, फिर उसने जवाब दिया, इन विकसित प्राणियों के अंदर का वायरस ज़ॉम्बी में पाए जाने वाले वायरस से अलग है। वे दो अलग अलग चीजें हैं। हमने अभी भी मनुष्यों पर इस नए वायरस के प्रभावों पर शोध नहीं किया है, इसलिए आपको उन्हें संभालने में सावधानी बरतनी होगी। ये सुनकर आदित्य की भौहें तन गईं। ठीक है, आखिरी सवाल, अगर जानवर ज़ॉम्बी वायरस के माध्यम से विकसित हो सकते हैं तो हम इंसान क्या करेंगे? हमने भी इस बारे में सोचा है, लेकिन ज़ॉम्बी वायरस मानव जीन के साथ संगत नहीं है। ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, चाहे वह कितना भी स्वस्थ क्यों न हो। बस हमें इसका अध्ययन करने के लिए कुछ समय दें। अगर हमें कुछ पता चला तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। शोधकर्ता ने जवाब दिया। अच्छा, अब आप काम पर वापस जा सकते हैं। अलविदा। आदित्य ने फोन काट दिया। शोधकर्ता के शब्दों ने उसे निराश कर दिया। दुनिया पहले से ही ज़ोंबी वायरस के साथ अराजकता में थी। अब एक नए प्रकार का वायरस पाया गया था। उस रात आदित्य को अच्छी नींद नहीं आई और अगले दिन जब वह उठा तो उसकी आंखों में काले घेरे थे। उन्होंने नहा धोकर सैनिकों के साथ नाश्ता किया। जब सभी तैयार हो गए तो उन्होंने आसपास के क्षेत्र की सफाई फिर से शुरू कर दी। आदित्य पहले से ही सामान्य लाशों को मारने से थक गया था, इसलिए वह बंकर के ऊपर अस्थायी शिविर के अंदर रहा। उसने डी गुज़मैन परिवार और मोंटेफाल्को परिवार के इंजीनियरों और वास्तुकारों के साथ मिलकर साफ किए गए क्षेत्र का नामकरण किया। मिस्टर सक्सेना, आप निर्माण कार्य कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? एक इंजीनियर ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। बाकी लोगों ने आदित्य की ओर देखा, जो उसके विचार जानने के लिए उत्सुक थे। आदित्य ये कहते हुए चुप हो गया। हालांकि सैनिकों ने पहले ही एक बड़ा क्षेत्र साफ कर दिया था, फिर भी श्रमिकों के लिए निर्माण कार्य शुरू करना असुरक्षित था। सिर्फ एक टैंकनुमा ज़ॉम्बी ही उनके द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। हम फिलहाल निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि ज़ॉम्बी विकसित होने में सक्षम हैं। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। अंतिम शहर के नेताओं ने पहले ही इस मामले के बारे में खबर फैला दी थी। शहर के निवासियों को ये जानकारी सुनकर और भी चिंता हुई और उन्होंने देवताओं को धन्यवाद भी दिया कि वे अंतिम शहर में चले गए। आदित्य ने आगे कहा, सिर्फ एक टैंक प्रकार का ज़ोंबी स्टील बीम को नष्ट कर सकता है, इसलिए हमें निर्माण शुरू करने से पहले अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होगा। और यह कार्य आप लोगों को दिया जाएगा। हमें किस प्रकार की रक्षात्मक संरचनाएं बनानी चाहिए जो उन विकसित ज़ॉम्बी का सामना कर सकें? मैं आपको योजना बनाने के लिए 2 दिन देता हूं। इंजीनियरों और वास्तुकारों के चेहरे गंभीर हो गए। मिस्टर सक्सेना, टैंक प्रकार के ज़ोंबीज़ की सटीक ताकत को जाने बिना हम नहीं कर सकते, बॉस। बॉस, एक जरूरी आवाज ने उन्हें बाधित किया। सब ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक सैनिक गंभीर भाव से आदित्य की ओर दौड़ रहा है। क्या है? आदित्य ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बॉस, सर शौर्य के नेतृत्व वाली टीम ने एक टैंक प्रकार के ज़ोंबी की उपस्थिति की खोज की है। वे आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सैनिक ने कहा। आदित्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन जल्द ही वह मुस्कुरा दिया। उसने अपना सिर इंजीनियरों और वास्तुकारों की ओर घुमाया और कहा, आप लोग देखना चाहते हैं कि टैंक प्रकार का ज़ोंबी कितना शक्तिशाली है ना? मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह कितना शक्तिशाली है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट उसके शब्दों से भयभीत हो गए। मिस्टर सक्सेना, अब और मत बोलो, मेरे साथ आओ, आदित्य ने उन पर मुस्कुराकर कहा। अध्याय 195 विदेश से मित्रों को बुलाना। आदित्य इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स को शौर्य की टीम के स्थान पर ले गया। वे एक पहाड़ी की चोटी पर छिपे हुए थे, जहां कई पेड़ थे जो उन्हें छिपने का एक साधन प्रदान कर रहे थे। जब आदित्य और अन्य लोग वहां पहुंचे तो शौर्य ने उन्हें चुप रहने को कहा और पहाड़ी के नीचे एक विशाल ज़ोंबी की ओर इशारा किया। ज़ोंबी एक जानवर को खा रहा था जो एक विशाल सुअर जैसा दिख रहा था। यह एक टैंक प्रकार का ज़ोंबी है। जब इंजीनियरों ने विशाल ज़ोंबी को देखा तो वे चौंक गए और डर गए। आदित्य ने सिर हिलाकर कहा, अनोखे प्रकार के ज़ॉम्बीज़ में से टैंक प्रकार के ज़ॉम्बीज़ को मारना सबसे कठिन है। उनकी त्वचा सख्त होती है, इसलिए साधारण गोलियां उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुनकर इंजीनियरों के चेहरे पर भय का भाव प्रकट हुआ। टैंकनुमा ज़ोंबी उनके लिए किसी हॉरर फिल्म के जानवर जैसा था। उसे देखते ही उनके पैर नर्म पड़ गए। बॉस,
आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? शौर्य ने आदित्य की ओर देखते हुए पूछा। आदित्य ने अपना हाथ उठाया और उसे रुकने को कहा। फिर उसने पहाड़ी के नीचे की स्थिति को देखा। टैंक प्रकार के ज़ॉम्बी के अलावा वहां 100 से ज्यादा ज़ॉम्बी बेतरतीब घूम रहे थे। शौर्य, टैंक प्रकार के ज़ॉम्बी का ख्याल रखना, लेकिन उसके शरीर को नष्ट मत करना। जहां तक सामान्य ज़ॉम्बी की बात है, अपने आदमियों को उनसे निपटने दो। मैं इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स की रक्षा के लिए यहाँ रहूंगा, उसने पहाड़ी के नीचे ज़ॉम्बी को देखने के बाद कहा। समझ गया, शौर्य ने अपना सिर हिलाया। फिर वह खड़ा हुआ और अपनी तलवार पकड़ते हुए अपने आदमियों से सामान्य लाशों को मारने के लिए कहा। सैनिकों ने अपनी बंदूकें तान ली और सामान्य लाशों पर गोली चला दी। इस बीच शौर्य बिना किसी डर के टैंक प्रकार के लाश की ओर बढ़ गया। उसके लापरवाह व्यवहार ने इंजीनियरों और वास्तुकारों को चकित कर दिया। उन्होंने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में तलवार का उपयोग करके टैंक प्रकार के ज़ॉम्बी से लड़ेगा। वह चीज़ शक्तिशाली दिखती है, उसे मारने के लिए बंदूक का उपयोग क्यों नहीं किया गया? पीछे बैठे लोगों ने कहा। आदित्य ने उनकी टिप्पणियां सुनी तो वह हंस पड़ा। वह लड़का हमारे शिविर का सबसे मजबूत सैनिक है। टैंक प्रकार का ज़ॉम्बी मजबूत हो सकता है, लेकिन शौर्य की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वह ज़ॉम्बी हमारी प्रयोगशाला के लिए एक अच्छा नमूना होगा। उसकी लाश को नष्ट करना दुख की बात होगी। उसने अपना सिर हिलाया। इंजीनियर और आर्किटेक्ट उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। इस समय शौर्य पहले से ही टैंक प्रकार के ज़ॉम्बी पर झपट चुका था। उसने अपनी तलवार उठाई और उसे क्षैतिज रूप से घुमाया, जिसका उद्देश्य उसका सिर काटना था। सक्सेना! टैंक प्रकार के ज़ॉम्बी ने शौर्य को उसके करीब आने से पहले ही भांप लिया था। उसने सहज रूप से उसके सिर को अवरुद्ध करने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठा दीं। पुची! शौर्य के वार से उसकी भुजाओं पर एक गहरा घाव हो गया। घाव ने भी उसके क्रोध को भड़का दिया और वह क्रोध से भर गया। शौर्य ज़ॉम्बी के आक्रमण पर शांत रहा। उसने आसानी से उसके हमलों को चकमा दे दिया। टैंक प्रकार का ज़ॉम्बी शक्तिशाली था, लेकिन इसकी चाल धीमी और पूर्वानुमानित थी। जब तक कोई सावधान रहे, वे इससे बच सकते थे। शौर्य लड़ाई को लंबा नहीं खींचना चाहता था। टैंकनुमा ज़ॉम्बी के घूंसे से बचने के बाद उसने अपनी तलवार घुमाई और उसका सिर काट दिया। क्या बकवास है! आदित्य के पीछे खड़े लोग दंग रह गए जब उन्होंने शौर्य की ताकत देखी। वह टैंकनुमा ज़ॉम्बी से भी ज्यादा डरावना था। जल्द ही सामान्य लाश भी शौर्य के अधीनस्थों द्वारा समाप्त कर दी गई। आप क्या सोचते हैं? क्या अब आप रक्षात्मक संरचना बना सकते हैं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा। हालांकि लड़ाई लंबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने टैंक प्रकार के ज़ॉम्बी की शक्ति देखी थी। इसका प्रहार कंक्रीट की दीवारों को भेदने में सक्षम था और यहाँ तक कि सामान्य धातु की संरचनाएं भी इसके सामने बेकार थीं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, उन्होंने गंभीर दृष्टि से उत्तर दिया। इस परियोजना के महत्व ने उन्हें दबाव महसूस कराया। वे जानते थे कि आदित्य इस क्षेत्र में एक आवासीय क्षेत्र बनाने की योजना बना रहा है, इसलिए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत रक्षात्मक संरचना का निर्माण करना आवश्यक था। अच्छा, आदित्य उनके उत्तर से प्रसन्न हुआ। फिर उसने 5 सैनिकों को उन्हें अस्थायी शिविर तक वापस ले जाने के लिए कहा। उनके जाने के बाद सफाई फिर से शुरू हुई। कोई अनोखी लाश नहीं मिली थी, इसलिए सैनिकों के लिए यह प्रक्रिया बहुत आसान थी। उन्हें केवल एक बड़े क्षेत्र को साफ करने के लिए कुछ गोला बारूद खर्च करना पड़ा। सफाई में 3 दिन लगे और इंजीनियरों और वास्तुकारों की टीम ने जल्द ही आवासीय क्षेत्र के लिए रक्षात्मक संरचनाएं बनाना शुरू कर दिया। आवासीय परियोजना पर काम करने के लिए निर्माण श्रमिकों को पिछले शहर से कैटिंडुआनेस भेजा गया था। इसके अतिरिक्त 2000 सैनिक, 5 युद्धक टैंक और 5 ब्लैक ड्रैगन हमला हेलीकॉप्टर भी संभावित हमलों से श्रमिकों की रक्षा के लिए निर्माण स्थल पर तैनात किए गए थे। आदित्य का कार्य समाप्त हो गया तो वह शौर्य और अपने निजी रक्षकों के साथ अंतिम शहर लौट आया। उसने काल और ऋषि देशमुख को भी परियोजना की देखरेख करने के लिए कहा। डे गुज़मैन परिवार और मोंटेफाल्को परिवार को लास्ट सिटी में स्थानांतरित करने के लिए आमंत्रित करने के बाद उन्होंने उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर रखा। वह अकेले ही क्षेत्र पर शासन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें शासन के मुद्दों पर मदद के लिए इन प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता थी। पिछले शहर में लौटने के 5 दिन बाद आदित्य ने मॉर्गन स्टेन और अन्य लोगों को फ़ोन करने का फैसला किया। पिछली बार उसने उनसे अपने देश के नेताओं को ज़ोंबी वायरस की संभावना के बारे में चेतावनी देने के लिए कहा था। उसने तब से उन लोगों को नहीं देखा था, इसलिए वह उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था। सौभाग्य से इंटरनेट अभी भी उनके देशों में काम कर रहा था और वह उनसे जुड़ने में कामयाब रहा। पहला व्यक्ति जिसे उसने फ़ोन किया वह प्रणव भगत था, जो फ्रांस का नागरिक था। हेलो पीटर, आप कैसे हैं? आदित्य ने अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ,
प्रणव भगत ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आदित्य ने उसके हाव भाव देखे तो उसने भौहें सिकोड़ ली। क्या हो रहा है? तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? ये सुनकर प्रणव भगत ने सिर हिलाया और कहा, मैंने आपकी सलाह मान ली है और फ्रांस सरकार को ज़ोंबी वायरस के बारे में बता दिया है। हम वायरस फैलने से पहले ही तैयारी कर चुके थे और हमारी आधी से अधिक आबादी को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचा दिया गया था। हालांकि कई प्रतिभाशाली लोग वायरस से संक्रमित थे, इसलिए मेरे पास आश्रयों के प्रबंधन में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर आदित्य को थोड़ा अफसोस हुआ। वह चाहता था कि पीटर उसके क्षेत्र में ही रहे। वह एक महान नेता था, इसलिए उसकी उपस्थिति से उसकी कुछ चिंताएं दूर हो सकती थीं, लेकिन अब यह असंभव था। कॉल समाप्त करने से पहले उसने पीटर के साथ संक्षिप्त बातचीत की। पीटर से बातचीत के बाद आदित्य ने आह भरी। उसे नहीं पता था कि वह अब भी उस लड़के से मिल पाएगा या नहीं। पीटर एक अच्छा लड़का था और मतभेदों के बावजूद वे दोस्त बन गए थे। आदित्य ने मॉर्गन स्टेन और कुछ अन्य लोगों को भी बुलाया, लेकिन उनकी भी स्थिति समान थी। उनमें से केवल माज़दा के पूर्व सीईओ मात्सुशिमा मोरो ही लास्ट सिटी लौटे। वे अपने साथ अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी ले आए। मात्सुशिमा मोरो के वापस आने का कारण ये था कि वह आदित्य की शक्ति से अवगत था। ज़ोंबी वायरस के प्रकोप से पहले आदित्य ने उन्हें उड़ने वाली कारें बनाने के लिए कहा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि उड़ने वाली कार का उपयोग माज़दा का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। हालांकि ज़ोंबी वायरस अचानक फैल गया जब वे माद्रिद में उड़ने वाली कारों को बेचने की योजना बना रहे थे। ये बहुत संयोग था जिसने उन्हें विश्वास दिलाया कि आदित्य के पास उड़ने वाली कारों के लिए एक और उद्देश्य था। उदाहरण के लिए, इसे इस ज़ोंबी संक्रमित दुनिया में एक नया परिवहन वाहन बनाना। इस सर्वनाशकारी दुनिया में उड़ने वाली कार एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति होगी क्योंकि यह यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। ज़ॉम्बीज़ उड़ नहीं सकते थे और उड़ने वाली कार एक ऐसी तकनीक का उपयोग करती है जिसे संचालित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा माज़दा प्रकोप से पहले उनमें से हजारों का निर्माण करने में कामयाब रहा। जब आदित्य ने मत्सुशिमा से कहा कि वह अपने परिवार को अंतिम शहर में ले जाए तो उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। यद्यपि जापान भी विनाशकारी क्षति को रोकने में कामयाब रहा, फिर भी उनका मानना था कि आदित्य का अनुसरण करना अधिक सुरक्षित होगा। यह विश्वास तब और दृढ़ हो गया जब उन्होंने अंतिम शहर देखा। वर्तमान में वापस आते हुए आदित्य अपने विदेशी मित्रों को बुलाने के बाद निराश हो गया था। उन सभी को उनके देशों द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता था और वह उन्हें अपने पास आने के लिए मजबूर भी नहीं करना चाहता था। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि मात्सुशिमा मोरो ने अंतिम शहर में रहने का फैसला किया। वह व्यक्ति माज़दा का पूर्व सीईओ था और उसे प्रबंधन का अनुभव था। डे गुज़मैन परिवार और मोंटेफाल्को परिवार के कुलीनों के साथ वे उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में कार्य करते थे। वह क्षेत्रीय मामलों को उन पर छोड़ सकता था और उसे केवल ज़ोंबी वायरस के इलाज की तलाश करने की चिंता करने की आवश्यकता थी। अगले दिन आदित्य एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपने सहायक क्रिजिया रोसालेस के साथ कैटेंडुएंस में निर्माण स्थल के लिए उड़ान भरी। बॉस, आप इतने तनावग्रस्त क्यों देख रहे हैं? क्रिजिया ने आदित्य का उदास चेहरा देखकर पूछा। आदित्य ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। विदेशी दोस्तों के साथ हुई बातचीत अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। क्रिजिया ने उनकी बातें सुनने के बाद दोबारा कुछ नहीं पूछा। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए फोल्डर से एक दस्तावेज निकाला और कहा, ये श्री डी गुज़मान द्वारा भेजी गई नवीनतम रिपोर्ट है। आदित्य ने अपने विचार स्पष्ट किए और उससे दस्तावेज ले लिया। निर्माण की प्रगति के बारे में विस्तार से बताया गया था और निर्माण स्थल के चित्र भी थे। अध्याय 196 एक और ज़ॉम्बी गिरोह। आदित्य का समूह निर्माण स्थल पर पहुंचा और उनका स्वागत ऋषि देशमुख और काल ने किया। आप कैसे हैं, मिस्टर सक्सेना? रेक्स ने उससे हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराया। वह आदित्य का बहुत आभारी था। यदि वह न होता तो डी गुज़मैन परिवार सर्वनाश में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा होता। आदित्य नहीं चाहता था कि उसके लोग उसकी भावनाओं से प्रभावित हों। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। मैंने निर्माण की प्रगति के बारे में आपकी रिपोर्ट देखी है। मुझे उम्मीद है कि लाशों ने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा। ऋषि देशमुख ने हंसकर अपना सिर हिलाया। उसने काल की ओर देखा और कहा, मिस्टर वेरसेडे और सेना के साथ कोई भी ज़ॉम्बी हमारे करीब नहीं आ सका। इसके अलावा कैटेंडुआनेस की आबादी बहुत अधिक नहीं है, इसलिए राजधानी की तुलना में यहाँ ज़ॉम्बी की संख्या कम है। ये सच है। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। आइए मैं आपको साइड घुमाकर दिखाता हूँ, श्रीमान सक्सेना। ऋषि देशमुख आदित्य को साइड घुमाकर ले गए और निर्माण परियोजना की प्रगति देखने के लिए उसे एक त्वरित दौरा कराया। आदित्य ने देखा कि श्रमिक पहले से ही आवासों की नींव बना रहे थे।
अंतिम शहर में ऋषि देशमुख और ल्यूक मोंटेफाल्को ने मौद्रिक प्रणाली को बदलने के लिए एक बिंदु प्रणाली का प्रस्ताव रखा। पैसा धीरे धीरे मूल्य खो रहा था और जल्द ही यह अप्रचलित हो जाएगा, इसलिए अर्थव्यवस्था को टूटने से बचाने के लिए दो व्यापारिक नेताओं ने यह विचार सुझाया और आदित्य ने वैदेही की सलाह लेने के बाद तुरंत इसे मंजूरी दे दी। निर्माण कार्य के लिए आवेदन करने वाले सभी श्रमिकों को वेतन के रूप में क्रेडिट पॉइंट की एक निश्चित राशि दी गई थी। वे इन क्रेडिट पॉइंट का उपयोग भोजन, कपड़े और कई अन्य आवश्यक वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए कर सकते थे। आदित्य ने माध्यवेट में उड़ने वाली कारों की भी शुरुआत की, लेकिन उन्होंने इसकी कीमत बहुत अधिक रखी। यहाँ तक कि ऋषि देशमुख और ल्यूक मोंटेफाल्को जैसे उनके क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों को इसे खरीदने के लिए कुछ महीनों तक काम करना पड़ा। लगभग आधे दिन तक साइट का निरीक्षण करने के बाद उन्हें अचानक लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा से वीडियो कॉल का अनुरोध प्राप्त हुआ। मिस्टर सक्सेना, हमारे यहाँ एक आपातकालीन स्थिति है। कमांडिंग जनरल का चेहरा गंभीर हो गया, जिससे आदित्य गंभीर हो गया। क्या हुआ? उसने पूछा। राजधानी के आश्रय स्थल पर तैनात स्काउटिंग टीम ने क्यूजोन शहर में एक और ज़ॉम्बी गिरोह की खोज की। उनके अनुसार गिरोह में सैकड़ों हजारों ज़ॉम्बी थे। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ 1000 से अधिक अनोखे ज़ॉम्बी थे, जिनमें एक नया प्रकार भी शामिल था जो हमारे डेटाबेस में दर्ज नहीं है, कमांडिंग जनरल ने बताया। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर गुस्सा आ गया। कुणाल और चिराग दोनों ही शेल्टर में तैनात थे और उनके पास 1000 सैनिक थे। जनरल, ज़ॉम्बी की भीड़ को कुचलने के लिए राजधानी में 10,000 सैनिक भेजिए। मैं आपको 20 ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर और 20 युद्धक टैंक इस्तेमाल करने का अधिकार देता हूं। कमांडिंग जनरल को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर ज़ॉम्बी के लिए बहुत घातक थे और बोनस के तौर पर 20 खतरनाक आधुनिक युद्धक टैंक भी थे। मैं व्यवस्था कर दूंगा। आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। चलो आश्रय स्थल पर मिलते हैं। जनरल, मुझे लगता है कि इस ज़ॉम्बी गिरोह में कुछ और भी है। मुझे उम्मीद है कि मैं गलत हूँ। आदित्य ज़ॉम्बी के तेजी से विकास के बारे में संदिग्ध था। उनका मानना था कि कुछ ऐसा था जो उनकी वृद्धि को प्रेरित करता था। कमांडिंग जनरल दंग रह गया। आप राजधानी जा रहे हैं? आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे वहां जाना है। शौर्य और करण को अपने साथ ले आओ। हम ये क्षेत्र वैदेही के हाथों में छोड़ सकते हैं। जब तक हम दूर रहेंगे वह सब कुछ संभाल लेगी। समझ गया। कमांडिंग जनरल ने सिर हिलाया। आदित्य ने फोन काट दिया। उसने रेक्स और काल को विदा देने से पहले उन्हें स्थिति के बारे में बताया। निर्माण परियोजना अच्छी तरह से चल रही थी, इसलिए उसे अब इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। आदित्य जल्द ही क्रुजिया और अपने अधीनस्थों के साथ ब्लैक ड्रैगन हमला हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। स्थिति गंभीर थी, इसलिए उन्होंने पायलट को पूरी गति से उड़ान भरने के लिए कहा। 2 घंटे में वे सुरक्षित रूप से आश्रय स्थल पर उतर गए। कमांडिंग जनरल ने पहले ही कार्यवाहक राष्ट्रपति को सूचित कर दिया था कि वे आ रहे हैं, इसलिए जब वे उतरे तो मनीष चौधरी और कुछ और अधिकारी उनका स्वागत करने आए। आपका स्वागत है श्रीमान सक्सेना। मनीष चौधरी ने राहत की सांस ली जब उसने आदित्य को देखा। उसका यहाँ होना ये दर्शाता है कि आदित्य ने अपने वादे को महत्व दिया था कि वह आश्रय की रक्षा करेगा। कृपया मुझे अपने कार्यालय में ले आइए श्रीमान राष्ट्रपति, आदित्य ने विनम्रतापूर्वक कहा। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। वह भी स्थिति की गंभीरता को समझते थे, इसलिए उन्होंने उनके रवैये पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मेरे पीछे आओ। हालांकि कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ मौजूद अधिकारी आदित्य के अनादर से नाराज थे। कुछ देर बाद वे राष्ट्रपति के कार्यालय पहुंचे। कमांडिंग जनरल अभी भी वहां नहीं थे, इसलिए बैठक शुरू करने से पहले उन्होंने उनका इंतजार किया। आदित्य ने इस समय का उपयोग चिराग और कुणाल से स्थिति के बारे में पूछने में किया। उनके अनुसार उन्होंने जो नया प्रकार का ज़ोंबी खोजा था वह टैंक प्रकार के ज़ोंबी और शिकारी प्रकार के ज़ोंबी का मिश्रण था। ये फुर्तीला और शारीरिक रूप से मजबूत था। इसके अलावा उन्होंने ये भी पाया कि यह ज़ोंबी गिरोह को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित करने में सक्षम था। ये सुनकर आदित्य की भौहें तन गईं। नया ज़ोंबी बहुत परेशान करने वाला था और अन्य ज़ोंबी को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता उनके लिए खतरनाक होगी। आपको इनमें से कितने नए ज़ोंबी मिले? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। कुणाल ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हमने अब तक उनमें से केवल 4 की ही खोज की है। आदित्य चुप रहा और अपनी कुर्सी पर झुक गया। इस नए ज़ोंबी की उपस्थिति ने उसे एहसास दिलाया कि ज़ोंबी उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रहे थे। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, तभी कमांडिंग जनरल शौर्य और करण के साथ कार्यालय में दाखिल हुए। मुझे खेद है कि हम देर से आए हैं। आज रात मौसम खराब है और हमें कुछ चक्कर लगाने होंगे, कमांडिंग जनरल ने कार्यालय में प्रवेश करते ही कहा। इसके बाद उन्होंने आदित्य और कार्यवाहक राष्ट्रपति का अभिवादन किया।
अब जब कमांडिंग जनरल आ गए हैं तो हमें बैठक शुरू कर देनी चाहिए। आदित्य कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ गए। बैठक की शुरुआत चिराग और कुणाल द्वारा क्यूजोन शहर में ज़ॉम्बी गिरोह की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट के साथ हुई। उन्होंने ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरें भी दिखाईं। जब कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देखा कि क्यूजोन शहर पहले से ही ज़ॉम्बी से भर गया है तो उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्यूजोन देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर था जिसमें 3 मिलियन से अधिक निवासी थे। इसका मतलब है अगर उन्होंने गिरोह को और अधिक ताकत जमा करने की अनुमति दी तो गिरोह में लाशों की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो जाएगी। बस इसके बारे में सोचकर मनीष चौधरी डर से कांप उठे। पिछले शहर से 10,000 सैनिक यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पहुँचने में लंबा समय लग सकता है। उन्हें आश्रय स्थल तक पहुँचने के लिए 3 शहरों से गुजरना होगा, मुंटिनलुपा, पारान्याके और लास पिनास। हमारे आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक शहर में कम से कम 1 लाख लाशें थीं, जिनमें पारान्याके में सबसे अधिक 140,000 लाशें थीं। ये कहते हुए कमांडिंग जनरल ने उन्हें संबंधित डेटा दिखाया। आदित्य ने एक क्षण के लिए सोचा। उस समय कुणाल और चिराग के नेतृत्व वाली सेना को बहुत अधिक ज़ॉम्बी का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उस समय केवल कुछ हजार लोग ही संक्रमित थे। बॉस, क्या आपने सेना के साथ 20 ब्लैक ड्रैगन हमला हेलीकॉप्टर नहीं भेजे थे? क्रिजिया अचानक बोली। उसके शब्दों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ। रुको, क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें इनका इस्तेमाल सैनिकों को शरणस्थल तक पहुंचाने के लिए करना चाहिए? उसने यह विचार नहीं सोचा था। क्रिजिया ने सिर हिलाया। ये सही है। हालांकि सभी सैनिकों को लाने के लिए हेलीकॉप्टरों को आगे पीछे जाना होगा, लेकिन इससे हमारा कुछ समय बच जाएगा। अगर हम इस योजना का पालन करते हैं तो हमें सभी के यहाँ इकट्ठा होने से पहले केवल 1 दिन इंतजार करना होगा। आदित्य ने ताली बजाई। बहुत बढ़िया, चलो इस योजना का पालन करें। क्रिजिया खुश थी कि वह उन्हें समाधान निकालने में मदद कर पाए। समूह ने इस दमन के लिए युद्ध योजना पर चर्चा की और ये लगभग 1 घंटे तक चला। बैठक समाप्त होने तक आधी रात हो चुकी थी, इसलिए आदित्य कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा उनके लिए तैयार किए गए आवास में सोने चले गए। जब वह जागा तो उसने स्नान भी नहीं किया था। उसने केवल अपने दांत साफ किए और अपना चेहरा धोया। जब वह कमांड सेंटर गया तो उसने क्रिजिया को कमांडिंग जनरल से बात करते देखा। वह पिछली रात की बैठक के बाद से सोई नहीं थी क्योंकि उसे सैनिकों के परिवहन की देखरेख करनी थी। आदित्य ने जब उसका थका हुआ चेहरा देखा तो उसे ग्लानि हुई। उसने उसके कंधे थपथपाए और कहा, क्रिजिया, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। क्रिजिया जानती थी कि उसे कुछ आराम करना होगा। हालांकि शरीर को बढ़ाने वाले सीरम से उसका शरीर बेहतर हो गया था, फिर भी उसे सोने की जरूरत थी। हाँ बॉस, उसने एक मुस्कान निकाली। अब जाओ। आदित्य ने एक सिपाही से उसके पीछे चलने को कहा। उसे डर था कि नींद की कमी से लड़की बेहोश हो जाएगी। आदित्य ने कमांडिंग जनरल से बात की और उनसे पता चला कि 7,000 से अधिक सैनिकों को शरणस्थल पर पहुंचा दिया गया है। सभी को इकट्ठा करने के लिए उन्हें बस कुछ ही घंटों की जरूरत है। अध्याय 197 इमारत में फंसा समूह। अध्याय 197 इमारत में फंसा समूह। जनरल, सैनिक कहाँ हैं? आदित्य ने पूछा। जब वह यहाँ आया था तो उसने उन्हें नहीं देखा था। मैंने उनसे कहा कि जब तक अन्य लोग यहाँ आ रहे हैं तब तक वे आराम करें। कमांडिंग जनरल ने उत्तर दिया। सैनिक यात्रा से थके हुए थे और वह नहीं चाहते थे कि वे उस अवस्था में लड़ें। आदित्य ने सिर हिलाया। तुमने बहुत अच्छा किया। वह कमांडिंग जनरल के इरादे समझ गया। दोनों ने शौर्य और अन्य कमांडरों के साथ मिलकर गिरोह की गतिविधियों पर चर्चा की। जब वे बातचीत कर रहे थे, आदित्य को अचानक वैदेही से वीडियो कॉल का अनुरोध प्राप्त हुआ। ये देखकर उसने तुरंत फोन उठाया। वैदेही उसे तभी फोन करती थी जब उसे कुछ महत्वपूर्ण कहना होता था। क्या तुम्हें कुछ पता चला? उसने स्क्रीन पर वैदेही के चेहरे को देखते हुए पूछा। उसने भावशून्यता से सिर हिलाया। आपने मुझे जो ज़ॉम्बी डिक्शनरी पुस्तक भेजी थी उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। आपको इसे देखना चाहिए। आदित्य उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। ठीक है, मुझे देखने दो। वैदेही ने कैमरे का कोण समायोजित किया और उसे ज़ॉम्बी शब्दकोश की सामग्री दिखाई। उसने देखा कि पुस्तक में एक नए प्रकार के ज़ॉम्बी का चित्रण था और इसकी उपस्थिति के आधार पर वह निश्चित था कि यह वही ज़ॉम्बी था जिसे उन्होंने क्यूजोन शहर में खोजा था। सामान्य प्रकार की ज़ॉम्बी, इसमें मजबूत शारीरिक शक्ति और उच्च गतिशीलता है। इसकी त्वचा कठोर थी जो कम क्षमता वाली गोलियों का सामना कर सकती थी। यह अपने 500 मीटर के दायरे में सामान्य ज़ॉम्बी को नियंत्रित कर सकता है। ये सामान्य प्रकार के ज़ॉम्बी का वर्णन पढ़ते ही आदित्य के चेहरे पर गंभीरता छा गई।
वह टैंक प्रकार के ज़ॉम्बी से भी अधिक शक्तिशाली था और अन्य अनोखे ज़ॉम्बी के विपरीत पुस्तक में इसकी कमजोरी का वर्णन नहीं किया गया था। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, आदित्य ने वैदेही से कहा। वैदेही ने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। आदित्य ने कमांडिंग जनरल को इस बारे में बताया और उन्होंने भी गंभीर भाव प्रकट किया। वे जनरल प्रकार के ज़ॉम्बी के बारे में केवल कुछ ही बातें जानते थे, इसलिए पुस्तक में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण थी। हमें अपनी कुछ योजनाएं बदलनी होंगी, आदित्य ने कमांडिंग जनरल की ओर देखते हुए कहा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने सहमति में सिर हिलाया। अब जब हम जानते हैं कि सामान्य प्रकार के ज़ॉम्बी केवल 500 मीटर के दायरे में सामान्य ज़ॉम्बी को ही नियंत्रित कर सकते हैं, तो हमें पहले उन्हें खत्म करना चाहिए। जिस क्षण वे मरेंगे, ज़ॉम्बी गिरोह सिरहीन मक्खियों की तरह हो जाएगा। आदित्य ने सिर हिलाया। हमें बस उन्हें फिर से ढूंढने की जरूरत है। उसने कुणाल की ओर देखा और कहा, जाओ और सामान्य प्रकार के ज़ॉम्बी की तलाश करो। हाँ बॉस, कुणाल ने सिर हिलाया और चला गया। आदित्य ने फिर चिराग की ओर मुंह किया और कहा, हमारे सबसे अच्छे स्नाइपर्स की एक टीम बनाओ और उन्हें जनरल टाइप ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए कहो। समझ गया, चिराग ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। फिर वह उठकर चला गया। क्यूजोन की एक इमारत के अंदर नागरिकों का एक समूह छिपा हुआ था। वे सभी दुर्बल दिख रहे थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। यदि इमारत में उन्हें पानी न मिलता तो उनमें से कुछ पहले ही मर चुके होते। समूह में 12 लोग थे, 7 महिलाएं और 5 पुरुष। महिलाओं में से 2 अधेड़ थीं, जबकि शेष 5 अपनी किशोरावस्था के उत्तरार्ध में थे। 5 पुरुष भी अपनी किशोरावस्था में थे। ये लोग क्यूजोन के एक विश्वविद्यालय से आए थे। पूरे स्कूल में वे अकेले जीवित बचे थे। लाशों से बचने के लिए उनके कई दोस्तों और सहपाठियों ने बलिदान दिया। उनकी मौत अभी भी सभी के दिमाग में ताज़ा है। उन्होंने लाश से अपनी गंध छिपाने के लिए अपने शरीर पर कीचड़ लगा लिया था। यह विचार ब्रोकितन चश्मा पहने एक युवक द्वारा सुझाया गया था। वह समूह में सबसे शांत व्यक्ति था। पिछले कुछ दिनों में उसने देखा कि लाश उनकी गंध का अनुसरण करने में सक्षम थी, इसलिए उसने सभी को अपनी त्वचा और कपड़ों में कीचड़ लगाने के लिए कहा। हालांकि उन्हें लाश द्वारा नहीं खोजा गया था, लेकिन कीचड़ ने उनकी त्वचा पर कुछ गंभीर जलन भी पैदा की। इसके अलावा उनके पास कोई भोजन नहीं था और उनके पास केवल आधा लीटर पानी बचा था। उनके चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। क्या हम मर जाएंगे? एक युवती उसके पैरों को पकड़ते हुए चिल्लाई। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरों पर आशा की कमी स्पष्ट थी। यहाँ तक कि 2 अधेड़ उम्र के शिक्षकों ने भी सांत्वना के कोई शब्द नहीं कहे। जब तक हम जीवित हैं तब तक आशा बनी रहेगी, एक शांत आवाज सभी के कानों में गूंजी। उन्होंने एक साथ अपना सिर घुमाया और ब्रोकेतन चश्मा पहने हुए उस युवक की ओर देखा। इस लड़के ने सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, इसलिए सभी ने उसे अपना नेता मान लिया। उसके शब्दों से उन्हें कुछ राहत मिली। भास्कर अय्यर, हमारा पानी खत्म हो रहा है और हमने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। हमें बाहर जाकर कुछ खाने की तलाश करनी चाहिए। चार्वी भी बीमार है, इसलिए उसे कुछ दवा की जरूरत है। गॉथ स्टाइल की छोटी स्कर्ट और काले चमड़े के जूते पहने एक टॉमबॉय जैसी लड़की ने कहा। वह एक बीमार लड़की को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी। भास्कर अय्यर ने अपना चश्मा उतार कर रख दिया। मैं समझता हूँ, लेकिन हम में से कुछ ही लोगों को जाना चाहिए। पिछले 2 दिनों से हम यहाँ हैं। मैंने ज़ॉम्बी की हरकतें देखी हैं। इमारत के अंदर सिर्फ कुछ ज़ॉम्बी हैं, लेकिन बाहर दर्जनों ज़ॉम्बी हैं। बहुत सारे लोगों के साथ घूमना जोखिम भरा है और इस बात की बहुत संभावना है कि हमें खोज लिया जाएगा। मेरा सुझाव है कि हम में से केवल 3 लोगों को ही भोजन और दवा की तलाश में बाहर जाना चाहिए। हम में से किसे जाना चाहिए? लड़कियों के कपड़े पहने एक समलैंगिक व्यक्ति ने डरते डरते पूछा। ये सुनकर सभी घबरा गए। कोई भी इमारत से बाहर नहीं निकलना चाहता था। उनके दोस्तों की मौत का दृश्य अभी भी उनके दिमाग में घूम रहा था। मैं जाऊंगा, मुझे नेतृत्व करना होगा क्योंकि मैं इस जगह से सबसे अधिक परिचित हूँ। हमें बस 2 और लोगों की जरूरत है। भास्कर अय्यर भी डरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ करना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उस लड़कों जैसी लड़की ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। भास्कर अय्यर ने उसकी ओर सिर हिलाया। फिर उसने दूसरों की ओर देखा, लेकिन वे सभी उसकी नजरों से बचने की कोशिश करते हुए नीचे देख रहे थे। ये देखकर उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। अरे यार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, बास्केटबॉल जर्सी पहने एक आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। वह ग्रुप में सबसे तेज था और वह सबसे एथलेटिक भी था। अच्छा, तो फिर फैसला हो गया। भास्कर अय्यर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जब हम बाहर हों तो ये सुनिश्चित करें कि आप दरवाज़ा बंद रखें। बाकी लोग चुप रहे, जबकि दोनों अध्यापक उन तीनों को ग्लानि से घूर रहे थे। वे वयस्क थे, लेकिन 3 बच्चे उनसे अधिक बहादुर थे।
हम सबका ध्यान रखेंगे, एक शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा। भास्कर अय्यर ने उन दो लोगों की ओर देखने से पहले सिर हिलाया जो उसके साथ बाहर जाने वाले थे। चलो चलें। लड़कों जैसी लड़की और स्पोर्टी लड़के ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। सभी ने धीरे धीरे उन चीजों को हटा दिया जो उन्होंने दरवाजे को अवरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी, और जब सब कुछ साफ हो गया तो भास्कर अय्यर ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया और वह झुक गया और बाहर की स्थिति को सुनने लगा। उसने कुछ भी नहीं सुना, इसलिए उसने सावधानी से दरवाजा खोला। ये देखने के बाद कि वहां कोई लाश नहीं है, उसने दोनों को सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। टॉम बॉय जैसी लड़की और स्पोर्टी लड़का उसके पीछे चले गए। इस बिल्डिंग के सामने एक सुविधा स्टोर है, लेकिन वहां जाने के लिए हमें सड़क पार करनी होगी, भास्कर अय्यर ने फुसफुसाकर कहा। स्पोर्टी लड़के की नज़र अचानक एक लकड़ी के बल्ले पर पड़ी। वह बैठ गया और उसे पकड़ लिया। यह शायद किसी ने पीछा करते समय यहाँ लाया होगा। जब उसने फर्श पर खून के धब्बे देखे तो वह बुदबुदाया। भास्कर अय्यर की आंखें चमक उठी जब उन्होंने उसकी हरकतें देखीं। मुझे याद आया कि दूसरी मंजिल पर एक अग्नि कुल्हाड़ी है, लेकिन हमारे पास कांच के बक्से को खोलने की चाबी नहीं है, और अगर हम कांच तोड़ते हैं तो ये लाश को आकर्षित करेगा। मैं बक्से को खोलने की कोशिश कर सकती हूँ, बशर्ते कि उसमें नया ताला न लगा हो। मैं उसे खोलने में सक्षम हो सकती हूँ, उस लड़कों जैसी लड़की ने कहा, और उसने अपने सिर से एक हेयरपिन पकड़ लिया। ये सुनकर भास्कर अय्यर की आंखें चमक उठी। अच्छा, चलो पहले आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी लेते हैं। तीनों कम शोर मचाने की कोशिश करते हुए इमारत से नीचे उतरे। सौभाग्य से जब वे दूसरी मंजिल पर उतरे तो उनका सामना किसी ज़ोंबी से नहीं हुआ। उस लड़कों जैसी लड़की ने कांच के बक्से को देखा। क्या आप इसे खोल सकते हैं? भास्कर अय्यर ने आसपास की ओर देखते हुए पूछा। इस बीच वह स्पोर्टी लड़का सीढ़ियों के पास चौकीदारी कर रहा था। बस चुप रहो, उस लड़कों जैसी लड़की ने चाबी के छेद में हेयरपिन डाला और उसे ऊपर नीचे हिलाते हुए ताले की कार्यप्रणाली समझने की कोशिश की। भास्कर अय्यर उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। लड़की के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं जब उसने ताला खोलने की कोशिश की। 1 मिनट बीत चुका था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक उसने एक क्लिक ध्वनि सुनी, जिसे सुनकर वह मुस्कुराए। ये खुल गया है, बहुत बढ़िया। भास्कर अय्यर ने शीशा खोला और आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी पकड़ ली। यह उसके हाथों में भारी लग रही थी। भोजन की कमी ने उसकी बहुत ताकत छीन ली थी। अगर वह इसे इधर उधर घुमाता तो वह थक जाता। ये सोचते हुए भास्कर अय्यर ने उस खिलाड़ी को कुल्हाड़ी थमा दी। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बल्ला ले लूंगा। स्पोर्टी लड़के ने अपना सिर हिलाया और बल्ला उसे थमा दिया। भास्कर अय्यर ने गहरी सांस ली और कहा, चलो अब नीचे चलते हैं। अध्याय 198 आपूर्ति लेना। अध्याय 198 आपूर्ति लेना। जब तीनों मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 लाशें बेतरतीब ढंग से घूम रही थीं। लाशों के शरीर पर सूखा हुआ खून लगा हुआ था और उनमें से एक का तो पूरा दाहिना हाथ ही काट दिया गया था। भास्कर अय्यर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वहां एक और निकास था, लेकिन वहां और भी ज़ॉम्बी थे, इसलिए ये रास्ता ज्यादा सुरक्षित था। वहां केवल 2 ही हैं। क्या तुम उस ज़ॉम्बी को संभाल सकते हो? भास्कर अय्यर ने लंबे ज़ॉम्बी की ओर इशारा करते हुए स्पोर्टी लड़के से पूछा। स्पोर्टी लड़के ने कुल्हाड़ी के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ लिया और सिर हिलाया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। आराम से चलो, उनकी सुनने की शक्ति बहुत संवेदनशील है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा, भास्कर अय्यर ने चेतावनी दी। फिर उसने स्पोर्टी लड़के को संकेत दिया और वह एक हाथ वाले ज़ॉम्बी की ओर बढ़ गया। इस बीच स्पोर्टी लड़का चुपचाप दूसरे ज़ॉम्बी की ओर चला गया। टॉम बॉय जैसी लड़की ने उन्हें चिंतित भाव से देखा। उसे डर था कि चीजें गलत हो जाएंगी। उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वह चुपचाप देख सकती थी। कृपया सुरक्षित रहो तुम दोनों, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उनके दोस्तों का भाग्य उनके हाथों में था और एक भी गलती सब कुछ खत्म कर देगी। जब भास्कर अय्यर अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे तो उन्होंने बल्ले से ज़ॉम्बी का सिर कुचल दिया। ज़ॉम्बी का सिर क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें दरार पड़ गई, लेकिन वह मरा नहीं। वह भास्कर अय्यर पर गुर्राया और अपने बचे हुए हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश की। ज़ॉम्बी के तीखे नाखूनों से बचने के बाद भास्कर अय्यर ने उसके पेट पर लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। ज़ॉम्बी उठने के लिए संघर्ष करता रहा, हालांकि भास्कर अय्यर ने उसे मौका नहीं दिया और बल्ले से उसके सिर पर वार कर दिया। पा 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 बार बार पिटाई के कारण खून फैल गया और ज़ॉम्बी का सिर कुचल गया। हफ पफ पफ। भास्कर अय्यर ने अपने शरीर को सहारा देने के लिए बल्ले का इस्तेमाल करते हुए भारी सांस ली। वह थक चुके थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह गिरने वाले हैं। यदि पहले उन्हें एड्रेनालाइन का एहसास न होता तो वह लगातार बल्ले पर प्रहार नहीं कर पाते। इस बीच
स्पोर्टी लड़का पहले ही दूसरे ज़ोंबी को मार चुका था। वह भास्कर अय्यर से बेहतर था और वह अपनी कुल्हाड़ी से 3 वार के बाद अपने लक्ष्य का सिर काटने में कामयाब रहा। उसने भास्कर अय्यर को अंगूठा दिखाया। अरे, क्या तुम ठीक हो? वह लड़कों जैसी लड़की दौड़कर उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया। भास्कर अय्यर को उसकी कोमल देह अपनी बांह पर दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन वह इसका आनंद लेने के मूड में नहीं था। मैं ठीक हूँ, हमें जल्दी करना होगा, ज़ॉम्बी जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे, उसने उसे धीरे से दूर धकेलते हुए कहा। तीनों जल्दी से इमारत से बाहर निकल गए और एक खाली एसयूवी के पीछे छिप गए। सड़कों पर लाशें घूम रही थीं, इसलिए उन्होंने आवाज करने की हिम्मत नहीं की। भास्कर अय्यर ने सड़क के बीचों बीच मौजूद लाशों की ओर इशारा करते हुए चुप रहने का इशारा किया। लड़कों जैसी दिखने वाली लड़की और स्पोर्टी लड़के ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। भास्कर अय्यर ने धीरे से अपना सिर उठाया और स्थिति को देखा। सुविधा स्टोर सड़क के उस पार था, लेकिन पास में 1 दर्जन से अधिक लाशें थीं। अगर वे मूर्खतापूर्वक सुविधा स्टोर की ओर भागते तो लाशें उन्हें सुन लेतीं। आसपास का निरीक्षण करते समय भास्कर अय्यर ने जमीन पर सोडा का एक खाली डिब्बा पड़ा देखा और उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने खाली सोडा कैन उठाया और उसे स्पोर्टी लड़के को थमा दिया। इसे उस दिशा में जितना दूर फेंक सको फेंको, उसने सड़क के पश्चिमी किनारे की ओर इशारा करते हुए कहा। स्पोर्टी लड़के को नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रहा था, लेकिन टॉम्बॉय जैसी लड़की के चेहरे पर एहसास का भाव था। ऐसा लग रहा था कि वह भास्कर अय्यर की योजना समझ गई थी। स्पोर्टी आदमी ने फेंकने की गति में अपने शरीर को झुकाया। वह एक बास्केटबॉल खिलाड़ी था और उन्हें हमेशा अपने अभ्यास के दौरान ये पास करना पड़ता था। अब वह अंततः उन सभी पासिंग अभ्यासों का उपयोग कर सकता था जो उसने पहले किए थे। खाली सोडा कैन हवा में एक मेहराब की तरह उछला और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसमें से तेज खड़खड़ाहट जैसी आवाज आई। गुर्राहट, गुर्राहट। जो लाशें पहले बिना किसी उद्देश्य के घूम रही थीं, वे ध्वनि की दिशा में चलने लगीं। चलो चलें, भास्कर अय्यर ने ये देखकर कि लाशें दूर जा रही हैं, दोनों से फुसफुसाकर कहा। तीनों चुपचाप सुविधा स्टोर की ओर दौड़े। सौभाग्य से स्टोर खुला था और अंदर कोई नहीं था। जितना हो सके उतना खाना और पानी ले लो, मैं दवाई ढूंढता हूँ, भास्कर अय्यर ने काउंटर पर रखे एक इको बैग को उठाते हुए कहा। टॉमबॉय जैसी लड़की और स्पोर्टी लड़के ने भी एक इको बैग उठाया और फिर डिस्प्ले शेल्फ पर रखे सारे खाने पीने के सामान को ले गए। उन्होंने रेफ्रिजरेटर के अंदर से बोतल बंद पानी और अन्य पेय पदार्थ भी ले लिए। इस बीच भास्कर अय्यर दवा अनुभाग की ओर बढ़ गया। हर दवा पर लेबल लगा हुआ था, लेकिन उसे दवाओं के नाम नहीं पता थे। मैं बस उन सभी को ले जाऊंगा, उसने कहा और दवाओं को एक कागज के थैले में डाल दिया। पर्याप्त दवा लेने के बाद उसने कुछ खाद्य पदार्थ और अन्य चीजें लीं जो समूह के लिए उपयोगी हो सकती थीं। जल्द ही उनके सभी बैग आपूर्ति से भर गए। चलो वापस चलें इससे पहले कि ज़ॉम्बी हमें देख लें, भास्कर अय्यर ने कहा। दोनों कुछ और सामान लेना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि वह सही था। वे जल्दी से सुविधा स्टोर से बाहर चले गए और उन्होंने जो सामान लिया था उसे कसकर पकड़ लिया। जब वे इमारत की ओर भाग रहे थे तो उस लड़कों जैसी लड़की ने देखा कि लाशें उन्हें मार रही थीं। उन्होंने हमें देख लिया, जल्दी करो, वह चिल्लाए। भास्कर अय्यर ने मन ही मन उसे कोसा। शुरू में केवल कुछ ज़ॉम्बी ने उन्हें देखा, लेकिन लड़की के चिल्लाने के बाद अन्य ज़ॉम्बी ने जल्द ही उन्हें खोज लिया। गुर्राहट, गुर्राहट, मानो उन्हें नशीली दवा का इंजेक्शन दिया गया हो। लाशें भेड़ियों के झुंड की तरह उनका पीछा कर रही थीं। हम करीब हैं, रुकना मत, भास्कर अय्यर चिल्लाया। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि और ज़ॉम्बी इस शोरगुल को भांप लेंगे या नहीं। वे पहले ही पास के ज़ॉम्बी को आकर्षित कर चुके थे, इसलिए कुछ और जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों ने अपनी गति तेज कर दी। वे पहले से ही बहुत थके हुए महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं को पार किया और पूरी ताकत से दौड़े। स्पोर्टी लड़का इमारत में सबसे पहले दाखिल हुआ। उसके बाद भास्कर अय्यर और टॉमबॉय जैसी लड़की आईं। दरवाजा बंद करो, भास्कर अय्यर चिल्लाया। स्पोर्टी लड़के ने अपने हाथ में पकड़ा इको बैग नीचे रख दिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। यह उन्हें लंबे समय तक नहीं रोक पाएगा। चलो ऊपर चलते हैं, जल्दी। इमारत पुरानी थी और मुख्य दरवाजा लाश के वजन का सामना करने में सक्षम नहीं था। जब वे ऊपर की ओर भाग रहे थे तो उन्हें दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई दी, जिससे वे चिंतित हो गए। कार्लो, हमारे आगे चलो और दूसरों से कहो कि वे दरवाजा खोलें, भास्कर अय्यर ने उस स्पोर्टी लड़के से चिल्लाकर कहा। कार्लो ने उसे गंभीरता से देखा और अपना सिर हिलाया। दरवाजा जल्दी से खोलना होगा, अन्यथा लाश उन्हें पकड़ लेगी। ठीक है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, उसने अपनी गति बढ़ाने से पहले चिल्लाया।
कार्लो उनसे तेज था, लेकिन उसने उनकी गति से मेल खाया क्योंकि वह उन्हें पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। इससे भास्कर अय्यर को विश्वास हो गया कि वह कार्लो पर भरोसा कर सकता है। भास्कर अय्यर और टॉमबॉय जैसी लड़की पहले से ही भारी सांस ले रहे थे। समूह का छिपने का स्थान 6ठी मंजिल पर था और वे अभी भी 4थी मंजिल पर थे। इसके अलावा लाश उन पर करीब आ रही थी। उनके और लाश के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। भास्कर अय्यर अब बोल नहीं पा रहे थे और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। दूसरी ओर टॉमबॉय जैसी लड़की थोड़ी बेहतर दिख रही थी। हालांकि वह भी भारी सांस ले रही थी, लेकिन वह भास्कर अय्यर जितनी थकी हुई नहीं लग रही थी। जब वे 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो भास्कर अय्यर पहले ही हार मानने की कगार पर थे। भास्कर अय्यर, हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। उस लड़कों जैसी लड़की ने भास्कर अय्यर का पीला चेहरा देखकर चिल्लाया। गुर्राहट, गुर्राहट। दर्जनों लाशें उनका पीछा कर रही थीं और उनके बीच की दूरी केवल कुछ मीटर थी। जैसे ही भास्कर अय्यर हार मानने वाले थे, उन्होंने अचानक कार्लो को अपने सिर के ऊपर कुर्सी उठाए हुए उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। उसके पीछे उनके दोस्त थे जो उसी तरह भारी सामान का एक गुच्छा पकड़े हुए थे। अब कार्लो ने चिल्लाते हुए अपने हाथ में पकड़ी कुर्सी को लाश की ओर फेंक दिया। अन्य लोग चिल्लाए, लेकिन फिर भी वे लाशों की गति धीमी करने के लिए कुछ वस्तुएं फेंकने में कामयाब रहे। अंदर जाओ, जल्दी, कार्लो उन पर चिल्लाया। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, भास्कर अय्यर और वह लड़कों जैसी लड़की फर्श पर गिर पड़े। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। कार्लो ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे रोकने के लिए कुछ भारी वस्तुएं हटा दीं। अच्छा काम, सभी ने, कार्लो ने दीवार पर झुकते हुए खुशी से चिल्लाया। सभी लोग खुशी से मुस्कुराए जब उन्होंने वह खाना खाना शुरू किया जो तीनों ने खाया था। उन्होंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था और कुछ खाने की भावना से वे लगभग रोने लगे थे। 4वीं की दवा एक कागज की थैली में है, भास्कर अय्यर ने अपनी छाती पकड़ते हुए कहा। एक शिक्षिका नीचे बैठ गई और दवा खोजने लगी। फिर उसने बीमार लड़की को दवा खाने में मदद की। दवा पीने के बाद 4वीं ने उसे देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद। उसकी आवाज़ अभी भी कमज़ोर थी, इसलिए मुश्किल से सुनाई दे रही थी। भास्कर अय्यर ने उसे देखकर मुस्कुराया और दीवार से टिक गया। जब उसने सबके चेहरे पर खुशी देखी तो उसे लगा कि उनकी सारी मेहनत सार्थक हो गई। अध्याय 199 नीचे चढ़ना। सभी को, हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम अपने खाने को सही तरीके से बांट लें तो यह आपूर्ति हमें 1 हफ्ते तक चल सकती है। इमारत के अंदर अब और भी ज़ॉम्बी हैं, इसलिए और ज़्यादा खाना पाना मुश्किल होगा, भास्कर अय्यर ने उन्हें याद दिलाया। भास्कर अय्यर सही कह रहे हैं, वहाँ स्थिति बहुत खतरनाक है, इसलिए बेहतर है कि हम अपने भोजन और आपूर्ति को राशन में बांट लें, कार्लो ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। बाकी लोग उनकी बातों से सहमत हो गए और उन्होंने और खाने से खुद को रोक लिया। भास्कर अय्यर ने आपूर्ति समान रूप से वितरित की, लेकिन उन्होंने 4वीं को अधिक दिया, जो अभी भी ठीक हो रही थी। इससे कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि भास्कर अय्यर के समूह ने भोजन एकत्र किया था। जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो कमरे के बाहर लाशों की संख्या बढ़ गई और इससे वे चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि दरवाजा इतने सारे लाशों का वजन सहन नहीं कर पाएगा। कार्लो ने लोगों से कहा कि वे दरवाज़ा कुर्सियों और मेजों जैसी भारी वस्तुओं से बंद कर दें। बैंग बैंग बैंग, गुर्राहट गुर्राहट गुर्राहट। वे क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी ने घबराकर पूछा। भास्कर अय्यर भौहें सिकोड़कर खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं जो भूखे हैं, उन्होंने बुदबुदाया। दरवाजा मोटी महोगनी से बना था जो एक बहुत ही टिकाऊ सामग्री है। हालांकि ये बहुत अधिक वजन सहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये सोचते हुए भास्कर अय्यर ने जल्दी से दूसरा रास्ता खोज लिया। वहां कोई वेंट नहीं था जिसके माध्यम से वे जा सकते थे और दरवाजे के अलावा एकमात्र रास्ता खिड़की थी। हालांकि वे 6ठी मंजिल पर थे और बिना रस्सी के नीचे जाना असंभव था। भास्कर अय्यर खिड़की के पास गए और इमारत के नीचे की स्थिति को देखा। वहां हर जगह लाशें थीं और अगर वे इमारत से नीचे उतरने में कामयाब भी हो जाते तो भी उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। दीवारों पर धमाके तेज हो गए और सभी लोग भयभीत हो गए क्योंकि दरवाजे के पास की दीवार पर दरारें दिखाई देने लगी थीं। अरे, मुझे लगता है कि दरवाज़ा गिरने वाला है, किसी ने चिल्लाकर कहा। उसके शब्दों से सभी में दहशत फैल गई। भास्कर अय्यर, हमें क्या करना चाहिए? कार्लो ने चिंतित स्वर में उसे पुकारा। अन्य लोग भी उसे घूर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह कोई समाधान निकाल सकेगा। भास्कर अय्यर ने गहरी सांस लेते हुए उन्हें देखा और कहा, हमें नीचे जाना होगा। उसके शब्दों ने उन्हें चकित कर दिया। तुम क्या कह रहे हो? हम वहां कैसे जा सकते हैं? इस कमरे में कोई रस्सी नहीं है। समलैंगिक व्यक्ति ने लाल आंखों से उसे घूरा।
यहाँ कोई रस्सी नहीं है, लेकिन हम अपने कपड़ों का उपयोग करके रस्सी बना सकते हैं। भास्कर अय्यर ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा। सबके चेहरे पर एहसास की लकीरें थीं और समलैंगिक व्यक्ति को अपने आप पर शर्म आ रही थी। मुझे पता है कि यह बहुत शर्मनाक है, खासकर महिलाओं के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ केवल 5 पुरुष हैं और हमारे कपड़े अकेले हमें 5वीं मंजिल तक पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हमें बस वहाँ नीचे जाने के लिए पर्याप्त कपड़े चाहिए, भास्कर अय्यर ने सीधे चेहरे से कहा। पुरुषों ने अपनी इच्छा दिखाने के लिए तुरंत अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन महिलाएं थोड़ा हिचकिचा रही थीं। उनकी झिझक देखकर भास्कर अय्यर ने मन ही मन आह भरी। चलो अभी जो हमारे पास है उसी का उपयोग करते हैं, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने किसी से कपड़े बांधने को कहा। उन्होंने जो व्यक्ति चुना था वह पूर्व बॉय स्काउट था और गांठें बांधने में माहिर था। कुछ कपड़े पतले थे, इसलिए भास्कर अय्यर ने पूर्व स्काउट लड़के से पतले कपड़ों में एक और परत जोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कमरे के अंदर के पर्दे भी हटा दिए और स्काउट लड़के से उन्हें कपड़ों के साथ बांधने के लिए कहा। ये हो गया, पूर्व बॉय स्काउट ने भास्कर अय्यर की ओर देखते हुए कहा। भास्कर अय्यर ने सिर हिलाया। अच्छा, अब इसकी मजबूती की जांच करते हैं। उन्होंने रस्सी पकड़ी और किसी को इसे पकड़ने के लिए कहा, जबकि वह पूरी ताकत से इसे खींचते रहे। रस्सी मजबूत बनी रही और 2 और लोगों द्वारा खींचने के बाद भी वह टूटी नहीं। भास्कर अय्यर इसकी मजबूती से संतुष्ट थे। फिर उन्होंने इसे पकड़कर खिड़की से लटका दिया, ये देखने के लिए कि क्या ये 5वीं मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन निराशा के साथ उन्होंने पाया कि उन्हें अभी भी इसमें और लंबाई जोड़ने की जरूरत है। भास्कर अय्यर ने समलैंगिक व्यक्ति और महिलाओं को विनती भरी नजरों से देखा। पुरुषों ने पहले ही अपनी शर्ट और पैंट उतार दी थी। उनके पास केवल अंडरवियर बचा था और उनके लिए इस अंतिम वस्त्र को छोड़ना असंभव था। टॉम बॉय जैसी लड़की ने दांत पीसते हुए अपना टॉप उतारते हुए कहा, आप मेरी शर्ट का उपयोग कर सकते हैं। जब उसकी शर्ट उतार दी गई तो शर्मिंदगी से उसने अपनी छाती ढक ली। हालांकि उसने ब्रा पहनी हुई थी, फिर भी वह असहज महसूस कर रही थी। जब पुरुषों ने उसकी शर्मीली सूरत देखी तो उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उन्होंने तुरंत नजरें फेर लीं। उनमें अभी भी थोड़ी मानवता बची हुई थी, इसलिए उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया। आप मेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्वी ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, तुम बीमार हो और अगर तुमने शर्ट नहीं पहनी तो तुम्हारा बुखार और बढ़ सकता है। उस लड़कों जैसी लड़की ने उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। चार्वी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह लड़कों जैसी लड़की उसे घूर रही थी। हमें बस कुछ और चाहिए। भास्कर अय्यर की आवाज ठंडी थी। स्थिति पहले से ही गंभीर थी, लेकिन वे अभी भी हिचकिचा रहे थे। तो फिर मेरी ही ले लो, अधेड़ उम्र की एक शिक्षिका ने अपनी यूनिफॉर्म के बटन खोलते हुए आह भरी। तुम मेरा भी ले सकते हो, दूसरी महिला अध्यापिका ने अपनी सहेली की हरकतें देखकर तुरंत कहा। आप मेरी भी ले सकते हैं, एक छात्रा ने अपनी यूनिफॉर्म उतारकर भास्कर अय्यर को दे दी। धन्यवाद। भास्कर अय्यर ने उन्हें गहराई से देखा। उसने उन लोगों पर भी नजर डाली जो जिद्दी बने हुए थे। उसकी ठंडी निगाहें देखने के बाद वे सभी उससे दूर हो गए। कपड़े बांधने के बाद यह आखिरकार 5वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी लंबा हो गया। भास्कर अय्यर ने उनसे इसकी मजबूती को फिर से परखने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उनका वजन संभाल सकता है। सौभाग्य से उनमें से कोई भी बहुत मोटा नहीं था, अन्यथा यह विनाशकारी हो सकता था। नीचे के कमरे में लाशें हो सकती हैं, इसलिए मैं पहले नीचे जाऊंगा। कार्लो उसके बाद जाएगा और तुम लोग तय करोगे कि हम दोनों के बाद कौन नीचे जाएगा, भास्कर अय्यर ने कहा, जबकि पूर्व बॉय स्काउट ने खिड़की में रस्सी बांध दी थी। सभी लोग उसकी व्यवस्था से सहमत थे। मैं पहले वहां जाऊंगा, भास्कर अय्यर ने खिड़की पर चढ़ने से पहले बुदबुदाया। सावधान रहना दोस्त, कार्लो ने उसका कंधा थपथपाया। अपना ख्याल रखना भास्कर अय्यर, चार्वी ने चिंतित होकर कहा। सावधान रहो, टॉम बॉय जैसी लड़की एरियन ने भी कहा। भास्कर अय्यर ने धीरे से नीचे उतरने से पहले अपना सिर हिलाया। वह रस्सी पर चढ़ने में विशेषज्ञ नहीं था और उसने एक हाथ में बल्ला भी पकड़ रखा था, इसलिए वह थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि वह फिर भी 5वीं मंजिल पर एक कमरे की बालकनी पर सुरक्षित उतरने में कामयाब रहा। भास्कर अय्यर ने बल्ले का हैंडल कसकर पकड़ रखा था और बालकनी के कांच के दरवाजे से झांक रहे थे। अंदर एक ज़ोंबी था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे पता ही नहीं था कि वह पास में ही है। जल्द ही कार्लो भी नीचे जाने में कामयाब हो गया। भास्कर अय्यर ने कार्लो की ओर सिर हिलाते हुए कमरे के अंदर मौजूद ज़ॉम्बी की ओर इशारा किया। कार्लो उसके इरादे समझ गया। दोनों ने धीरे से स्लाइडिंग ग्लास का दरवाजा खोला, लेकिन हल्की सी आवाज अभी भी बाहर आ रही थी, जिससे ज़ॉम्बी ने अपना सिर उनकी ओर घुमाया। मैं इसका ध्यान रखूंगा। कार्लो पहले के अनुभव के बाद अब अधिक साहसी हो गया था।
भास्कर अय्यर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने स्थिति को ध्यान से देखा। अगर कार्लो खतरे में होता तो वह कदम उठाने के लिए तैयार थे। बादल की गरज, ज़ोंबी गुर्राया और कार्लो की ओर झपटा जो उसके करीब था। कार्लो ने ज़ोंबी के हमले से बचने के लिए अपना शरीर हिलाया। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन वह ज़ोंबी की गर्दन पर नहीं लगी। उसकी कुल्हाड़ी ज़ोंबी की पीठ पर लगी, जिससे वह जानवर की तरह चीखने लगा। सक्सेनार, दूर हटो, भास्कर अय्यर की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। कार्लो ने कुल्हाड़ी पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और एक कदम पीछे हट गया। भास्कर अय्यर आगे बढ़े और ज़ोंबी के सिर पर बल्ले से कई बार वार किया। पा 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 पा। कुछ ही देर बाद ज़ोंबी गिर पड़ा और उसके विकृत सिर से खून बहने लगा। जब भास्कर अय्यर ने यह विभत्स दृश्य देखा तो उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसने उल्टी करने की इच्छा को रोक लिया। कार्लो ने ज़ोंबी की लाश से नज़रें हटा लीं। यह उसके लिए भी बहुत घिनौना था। मैं दूसरों को बता दूंगा कि यह सुरक्षित है, कार्लो ने कहा और वह दूसरों को नीचे जाने के लिए कहने के लिए बालकनी में वापस चला गया। अगला व्यक्ति जो नीचे उतरा वह चार्वी थी। कार्लो उसे देखकर आश्चर्यचकित था और जब वह नीचे उतरी तो ऐसा भी नहीं लगा कि वह संघर्ष कर रही थी। मुझे रस्सी पर चढ़ने का अनुभव है, वह शर्मिंदगी में मुस्कुराए। कोई आश्चर्य नहीं, कार्लो ने उसे अंगूठा दिखाया। जल्द ही बाकी लोग एक एक करके नीचे उतर आए। बॉस, हमने भीड़ के स्थान के पास बचे हुए लोगों के एक समूह की खोज की है, एक सैनिक ने आदित्य को सूचना दी। बचे हुए लोग, मुझे दिखाओ। आदित्य ये सुनकर आश्चर्यचकित था। उसने सोचा था कि क्यूजोन में हर कोई पहले से ही ज़ोंबी वायरस से संक्रमित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक समूह वास्तव में जीवित रहने में कामयाब रहा। सैनिक ने उन्हें ड्रोन द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरें दिखाईं। यह एक इमारत की तस्वीर थी और उसमें लोग एक अस्थायी रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे उतर रहे थे। शौर्य को ढूंढो और उससे कहो कि वह मुझसे मिले, आदित्य ने सिपाही से कहा। हाँ मालिक, सैनिक ने सिर झुकाया और चला गया। अध्याय 200 आशा। भास्कर अय्यर और कार्लो ने सभी की भयभीत निगाहों के सामने लाश को बालकनी में ले गए। भास्कर अय्यर के बार बार प्रहार से क्षत विक्षत हुआ सिर बहुत घिनौना लग रहा था और इससे एक घृणित गंध भी पैदा हो रही थी जो कमरे के अंदर तक फैल गई। सावधान रहो, इसका खून संक्रामक हो सकता है, किसी ने उनसे कहा। चलो इस चीज को फेंक देते हैं, भास्कर अय्यर ने कहा। तुम्हारा मतलब नीचे से है? ये कहते हुए कार्लो ने इमारत के नीचे देखा। इस लाश को हम और कहाँ फेंक सकते हैं? भास्कर अय्यर ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। ठीक है, ठीक है, कार्लो ने लाश को फेंकने में उसकी मदद की, लेकिन वह उसे जमीन पर गिरते हुए देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लाश को फेंकने के बाद दोनों वापस कमरे में चले गए। हम अपनी आपूर्तियां अपने साथ लाने में कामयाब रहे, टॉमबॉय जैसी लड़की एरियन ने कहा। यह अच्छी बात है, स्थिति हमारी सोच से कहीं अधिक भयावह है। अगले कुछ दिनों में हमारे लिए बाहर जाना असंभव हो सकता है, भास्कर अय्यर ने दीवार से कान लगाते हुए कहा। वह गलियारे के बाहर लाशों की गुर्राहट सुन सकता था। बाहर लाशें हैं, इसलिए आप लोगों को अपनी आवाज़ कम रखनी चाहिए, उसने उन्हें चेतावनी दी। बाकी लोगों ने डरते हुए अपना सिर हिलाया। टकराना। अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ उस पिछले कमरे से आई थी जिसमें वे छिपे हुए थे और वे कमरे के अंदर लाशों की भगदड़ सुन सकते थे। वे भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि वे पहले ही भाग निकले थे, अन्यथा वे उन भूखे लाशों का भोजन बन गए होते। महिलाएं एक साथ इकट्ठी हो गईं और उनमें से कुछ तो रोने लगीं। समलैंगिक पुरुष भी उनके साथ आ गया और वह भी डर के मारे रोने लगा। पुरुष भी घबराए हुए थे, लेकिन वे ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे। समूह में केवल भास्कर अय्यर ही अपेक्षाकृत शांत थे। सभी को एक ही समय पर नहीं सोना चाहिए। हमें कुछ लोगों को जागते रहना चाहिए ताकि वे निगरानी कर सकें। यदि कुछ ऐसा घटित होता है जिससे जान को खतरा हो तो उन्हें समूह को चेतावनी देनी चाहिए, भास्कर अय्यर ने गंभीर स्वर में सुझाव दिया। समूह की उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ नियम बनाने होंगे। मैं आपसे सहमत हूँ। अगर ज़ॉम्बी के हमले के समय हम सब सो रहे होते तो हमें ये भी पता नहीं होता कि हम कैसे मरेंगे, कार्लो ने सुझाव पर अपनी सहमति व्यक्त की। जब सभी ने कार्लो के शब्द सुने तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं पहले सो जाऊंगा, रात में लाशें अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए मुझे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, भास्कर अय्यर ने कहा और वह अकेले ही सोफा पर बैठ गया। किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। भास्कर अय्यर ने समूह में सबसे अधिक योगदान दिया और वे वास्तविक नेता भी थे। कमरे में एक क्वीन साइज का बिस्तर था और दूसरा सोफा खाली था। कार्लो ने दूसरा सोफा ले लिया और सभी ने चार्वी और एरियन को बिस्तर साझा करने के लिए सहमत कर लिया। चार्वी अभी भी बीमार थी, जबकि एरियन ने भी आपूर्ति जुटाने में योगदान दिया।
कोई भी इतना बेशर्म नहीं था कि एरियन के योगदान को नकार सके। समूह में एक मौन सहमति थी। चारों पुरुष दिन में सोते थे और रात में सोने की बारी महिलाओं की होती थी। जब पुरुष आराम कर रहे थे, लड़कियां धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमें बचाने आएगा? किसी ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। क्यूजोन शहर पहले ही गिर चुका है और मैंने देखा है कि संक्रमितों में कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। मुझे लगता है कि सरकार भी खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, इसलिए किसी के द्वारा हमें बचाए जाने की संभावना लगभग असंभव है। समलैंगिक व्यक्ति ने कहा। जब लड़कियों ने उसकी बातें सुनी तो उनकी भौहें तन गईं। इतना उदास मत हो, जेरिको। एरियन ने समलैंगिक आदमी को घूर कर देखा। जेरिको ने अपनी भौहें उठाईं जब उसने एरियन को उसके असली नाम से पुकारते हुए सुना। एरियन, घमंडी बनना बंद करो। क्या तुम सोचती हो कि तुम पहले से ही महत्वपूर्ण हो क्योंकि तुमने हमारी आपूर्ति इकट्ठा करने में योगदान दिया है? उसने नाक भान सिकोड़ी। बस करो तुम दोनों। किसी ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। एरियन उसके शब्दों से क्रोधित हो गई। वह उसे पीटना चाहती थी, लेकिन चार्वी ने उसकी बाहें पकड़ लीं और स्थिति को और खराब होने से रोक दिया। एरियन ने चार्वी को घूर कर देखा और जब उसने देखा कि वह अपना सिर हिला रहा है, तो एरियन अपने गुस्से को रोक नहीं सकी। उसने समलैंगिक व्यक्ति को घूर कर देखा और उस पर उंगली उठाई। समलैंगिक व्यक्ति ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसने पहला कदम उठाने के आवेग को भी रोक लिया। वह उसका पूरी तरह से विरोध नहीं करना चाहता था, वह केवल उनकी परिस्थितियों पर अपने विचार व्यक्त कर रहा था। आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? भास्कर अय्यर उठकर बैठ गए और ठंडी निगाहों से महिलाओं की ओर देखते हुए अपना सिर रगड़ने लगे। यह एहसास होने पर कि उन्होंने उसे जगाया था, एरियन और समलैंगिक व्यक्ति दोनों को खुद पर शर्म आई। माफ करना, भास्कर अय्यर। एरियन ने माफी मांगी, जबकि समलैंगिक व्यक्ति ने उससे नजरें फेर लीं। मैंने पहले ही तुम लोगों से कहा था कि अपनी आवाज कम करो। अगर मैं तुम दोनों को फिर से चिल्लाते हुए सुनूंगा तो मुझे तुम्हें अगली आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए कहना पड़ेगा। भास्कर अय्यर की आवाज ठंडी थी और उसका चेहरा सख्त था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि ये लोग कोई मूर्खतापूर्ण काम न करें जिससे पूरे समूह को खतरा हो। एरियन और समलैंगिक व्यक्ति ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। ये देखकर भास्कर अय्यर कुछ नहीं बोले और वापस सोने चले गए। इस बार महिलाएं केवल धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। जल्द ही रात हो गई और सभी लोग एक एक करके जाग उठे। सबसे पहले जागने वाला व्यक्ति कार्लो था और सबसे अंत में जागने वाला व्यक्ति भास्कर अय्यर था। अब आप लोग सो सकते हैं, हम आज रात निगरानी रखेंगे, भास्कर अय्यर ने स्टारबक्स कॉफी की बोतल उठाते हुए कहा। जब उन्होंने उसके हाथ में कॉफी देखी तो बाकी लोग ईर्ष्या से उसे घूरने लगे। भास्कर अय्यर ने उनके हाव भाव देखे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने इस बोतल को लेने के लिए अपने जीवन का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। कार्लो उसके पास गया और बोला, मैंने सुना है कि जेरिको और एरियन के बीच पहले झगड़ा हुआ था। भास्कर अय्यर ने कॉफी का एक घूंट लिया और फिर उस पर व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम गपशप करने वाले व्यक्ति हो, कार्लो। कार्लो ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। चलो, यहाँ बहुत बोरिंग है, हमारे फोन पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए हमारे पास बेतरतीब बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। गपशप करना समय बिताने का एक अच्छा तरीका है। भास्कर अय्यर ने उनकी बात पर अपना सिर हिलाया। भास्कर अय्यर, क्या आपको लगता है कि सरकार हमें बचाने आएगी? कार्लो ने अचानक पूछा। भास्कर अय्यर ने अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर गंभीरता देखी। ये देखकर उसने कॉफी की बोतल नीचे रख दी और जवाब दिया, मुझे भी यकीन नहीं है। पूरा क्यूजोन शहर पहले से ही ज़ॉम्बी से ग्रस्त है, इसलिए ये सेना के लिए भी खतरनाक होगा। अगर मैं एक सरकारी अधिकारी होता तो मैं इस स्थान पर बमबारी करने का सुझाव देता ताकि वायरस को अन्य शहरों में फैलने से रोका जा सके। उसके शब्दों ने कार्लो को चकित कर दिया। ऐसा लगता है कि तुम ऐसा ही करोगे, वह बुदबुदाया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, जिससे माहौल अजीब हो गया। टोको 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 टोको। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनकर वे चौंक कर अपना सिर ऊपर उठाने को मजबूर हो गए। क्या ये सेना है? कार्लो ने आशा से भरे चेहरे से पूछा। चलो, चलकर देखते हैं। भास्कर अय्यर उठकर बालकनी की ओर चले गए। कार्लो ने टॉर्च पकड़ी और उसके पीछे चला गया। दो अन्य लड़के भी उनके पीछे बालकनी में आ गए। उन्होंने एक काले रंग का हेलीकॉप्टर अपनी ओर उड़ता हुआ देखा। हेलीकॉप्टर हथियारों से लैस था और इससे उन्हें लगा कि यह सेना का है। ये वास्तव में सेना है। भास्कर अय्यर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कार्लो के हाथ से टॉर्च पकड़ी और उसे चालू कर दिया। फिर उन्होंने टॉर्च को हेलीकॉप्टर की ओर इस उम्मीद में तान दिया कि इससे पायलट का ध्यान आकर्षित होगा। ये सेना है, हम बच गए, पूर्व बॉय स्काउट ने खुशी से चिल्लाया। कार्लो ने जल्दी से अपना सिर पीट लिया।
चुप रहो बेवकूफ, लाश तुम्हें सुन सकती है। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर महिलाएं जाग गईं। वे भी स्थिति का जायजा लेने के लिए बालकनी में गईं और जब उन्होंने काले हेलीकॉप्टर को देखा तो उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हम आपको बचाने के लिए भेजे गए सैनिक हैं, बस यहीं रुकें और हमारे नीचे उतरने का इंतजार करें। हेलीकॉप्टर से आती तेज आवाज़ चारों ओर गूंज उठी। भास्कर अय्यर के समूह ने ये सुना और वे उत्साह में चिल्ला उठे। यहाँ तक कि भास्कर अय्यर जो आमतौर पर शांत रहते थे, वे भी अपनी खुशी को रोक नहीं सके। ब्लैक ड्रैगन हमला हेलीकॉप्टर उनके सामने की इमारत पर उतरा। सैनिक हेलीकॉप्टर से बाहर आए। इस बीच सैकड़ों लाशें इमारत के नीचे इकट्ठा हो गईं। वे शोर से आकर्षित हुए। भास्कर अय्यर ने ये देखा और वह भौंचक्के रह गए। वहाँ केवल एक ही हेलीकॉप्टर है, इसलिए वहाँ बहुत अधिक सैनिक नहीं होंगे। क्या वे वहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बी से निपट पाएंगे? हमें उन पर भरोसा करना चाहिए दोस्त, अब वे ही हमारी एकमात्र उम्मीद हैं। कार्लो ने उसके कंधे पर थपथपाया। भास्कर अय्यर ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोले। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि सैनिकों को कुछ ना हो। धमाका 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 धमाका, रटाटाटाटा रटाटाटा। भास्कर अय्यर के समूह ने विपरीत इमारत में गोलियों की आवाज़ सुनी। गोलियों की तीव्रता से समूह को पता चल गया कि वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। इसके अलावा उनकी संख्या बढ़ रही थी क्योंकि गोलियों की आवाज़ से और अधिक ज़ॉम्बी आकर्षित हो रहे थे। सभी ने सैनिकों की सुरक्षा और सफलता के लिए प्रार्थना की।